चलिए फिर बात करेंगे मार्केट की, आपकी स्ट्रैटेजी पर बात होगी और डिस्कस करेंगे कि क्या रणनीति आपको रखनी चाहिए इस मार्केट में। लेकिन इस समय तेज़ी का सिक्सर मार्केट में एक शानदार मोमेंटम कल के बाद कंटिन्यू करता हुआ आज ऑब्वियसली जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे कि मार्केट में सारे के सारे क्यूज पॉजिटिव, एक तेज़ी का आपको ट्रिपल डोज मिलना था आज सुबह। तो पुराने हाईस क्रॉस किए हमने और एक बार भी उसके बाद उसके नीचे नहीं आया। आज जब से हमने पुराना हाई क्रॉस किया वहीं एक इंडिकेशन मिल गया था कि मार्केट तैयार है अपने प्रीवियस हाइस पर चलने के लिए, ऑल टाइम हाइस पर चलने के लिए। बैंक निफ्टी ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, मिड कैप्स में पार्टी चल रही है और डोमेस्टिक स्टॉक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय मोमेंटम इंटैक्ट है। वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। और इस वक्त मतलब जिसे कहते हैं ना, मूड माहौल सब कुछ बहुत अच्छा है। कल तनख्वाह आई थी, आज शुक्रवार है, दिसंबर की शुरुआत और आज लग गया ऑल टाइम हाई। मेरे ख्याल से अनुज इससे बेहतरीन शुक्रवार नहीं हो सकता है सबके लिए, आई मीन। लेकिन अनुज आज अच्छी बात यह है कि हायर लेवल्स पे कॉन्फिडेंस विजिबल है। आज निफ्टी आईटी भले ही ना चला हो, लेकिन निफ्टी बैंक ने स्ट्रांगली कंट्रीब्यूट किया। आज सुबह बात वही हो रही थी कि कॉन्फिडेंस आएगा ऑल टाइम हाई को क्रॉस करने के बाद अगर आप सस्टेन कर जाएंगे। अब इस बाजार को इन लेवल्स पे विद स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम बैंक्स कैसे अप्रोच करना चाहिए निफ्टी बैंक पर, अनुज? बिल्कुल वीरू, देखिए एक चीज़ है, आज सुबह हमारी एक बात ये हुई थी कि आपको मार्केट में इस समय दो ही अप्रोच हैं, या तो आप डिप का वेट कर लें या एक लॉन्ग लेके स्टॉप लॉस लगा दें। दो में से एक चीज़ कर लें आप। अगर आप ऑलरेडी कैरी कर रहे हैं तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहें, ठीक है ना। बुक करना चाहते हैं तो पार्शियल बुक कर सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। लेकिन निफ्टी पर अब अगली रेजिस्टेंस सीधा मेरे ख्याल से ऑप्शंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 20,480 पर आएगी। अब उसमें बस एक ही रिस्क ये रह जाएगा, जो संडे के फाइनल पोल रिजल्ट्स हैं वो अगर फ़र्क निकले तो उस पर मैं अलग से बात करूंगा। अगर वो अलग निकले तो एक मार्केट में रिस्क फैक्टर ओपन होगा, अदरवाइज अब आप लॉन्ग कैरी करिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 20,200 का निफ्टी पर, और हर डिप बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये चीज़ तो बहुत क्लियर है कि हर डिप में आपको बाय करना है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अब अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का आएगा करीब 45,000 से लेकर 45,200 तक। ये एक जोन है जो एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस है यहाँ पर, साइकोलॉजिकल भी और एक आपके ऑप्शंस के हिसाब से भी। तो वो एक हल्की सी रेजिस्टेंस है, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नया मूव शुरू हुआ है 21,000 का, ऑब्वियसली उसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मूव बहुत शानदार आ रहे हैं मार्केट में। और एक चीज़ हम भले ये कहते रहें कि, और गेस्ट ये कहते रहें, एक्सपर्ट्स ये कहते रहें कि अब मिड कैप में थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन वीकनेस हल्की सी भी नहीं है मिड कैप में। मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी बहुत शानदार तेज़ी है। और पीएसयूज़ में देखिए क्या ज़बरदस्त मोमेंटम है इस समय। हमने लास्ट वीक दिवाली के बाद एक सीपीएसई ईटीएफ की बात की थी फॉर एग्जांपल। आप सीपीएसई इंडेक्स देख लीजिए, एक हफ्ते में उसने क्या काम करके दिखाया आपको। मेरे ख्याल से दिवाली के बाद से 10% भाग गया वो इंडेक्स मतलब उसके ईटीएफ में आपने 10% बना लिए होंगे। इस तरीके का पैसा बन रहा है पीएसयूज़ में इस समय। तो मतलब ये देखिए, ये इस समय का मूव आपको शानदार मोमेंटम मार्केट में, शानदार, बिल्कुल शानदार मोमेंटम है। अच्छा, इंडेक्स पे मोर और लेस आपने लेवल्स को समझ लिया अनुज, लेकिन जैसा कि अभी आप कह रहे थे बातचीत में कि एक जो इवेंट हमारे सामने खड़ा है कि जो हमने एग्जिट पोल में देखा, उससे अगर एक्चुअल रिजल्ट्स डेविएट कर जाए, थोड़ा डिफरेंट हो जाए या फिर बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट कर दें वो एक्चुअल में जो रिजल्ट्स आएंगे, तो उस आई थिंक डेविएशन में बाजार का रिएक्शन कैसा होगा, और अगर मैं अभी एंटर कर रहा हूं या फिर हालिया एंट्री है मेरी, तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? उस डेविएशन के लिए कितना तैयार हैं आप? वो क्या रिस्क दे? हाँ बिल्कुल। और प्लस वीकेंड में ना और भी रिस्क फैक्टर्स ओपन हो सकते हैं कुछ भी। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अब फ्राइडे है, एक बार के लिए आप प्रॉफिट बुक करके जाएं और मंडे मॉर्निंग को हम फिर एक फ्रेश स्ट्रैटेजी अपना लेंगे। देखिए क्या होगा वर्स्ट के सिनारियो में। हमने 1000-1200 पॉइंट की रैली पूरी अप्रोच की है, ठीक है ना। 100-150 पॉइंट अगर मिस भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। आपने अगर मान लीजिए कल भी प्रॉफिट बुक कर लिया था तो भी आज के 150 पॉइंट मिस हुए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि मार्केट क्या फैक्टर इन कर चुका है। अब मार्केट फैक्टर इन कर चुका है 2-1 फॉर बीजेपी। अब अगर मान लो 2-1 फॉर कांग्रेस आ गया तो, या कुछ और आ गया तो क्या मार्केट तैयार है इसके लिए? हाँ, अगर 3-0 फॉर बीजेपी आ गया तो भी क्या और तेजी बाकी है। सिर्फ इस इलेक्शन आउटकम पर मेरे ख्याल से बेस्ट इलेक्शन आउटकम अब मार्केट ने पचा लिया है।
तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार के लिए शायद सेंस बनती है कि आप थोड़ा सा अपने आप को या तो हेज कर लें या बुक करके चले जाएं और मंडे मॉर्निंग को एक फ्रेश व्यू लें। लेकिन व्यू तेज़ी का ही रहेगा मंडे को भी। मंडे को भी मेरा व्यू मंदी का नहीं होगा, होगा व्यू तेज़ी का ही। लेकिन मंडे को हमको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बेटर एनालिसिस मिलेगा करने के लिए भी। ओके, ठीक है, ये बात मैं समझ गया। थोड़ा सा इसी बात करते हैं कि बेस्ट केस और बेस्ट आई थिंक जो आउटकम था वो बाजार ने फैक्टर इन कर दिया प्राइस पे। बट स्टिल अनुज, इस बेस्ट प्राइस पर भी निफ्टी के अगर मैं कंपैरिजन करूं बिटवीन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक, एक डिफरेंशियल है जिस पर हम सुबह भी बात कर रहे थे। वो डिफरेंशियल प्ले करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। दैट मीन्स माई अल्टीमेट क्वेश्चन इज दैट फोकस टूवर्ड्स बैंक्स और निफ्टी बैंक यहाँ से ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। दिसंबर और जनवरी की सबसे बड़ी ट्रेड रहेगी निफ्टी बैंक। अब वो जो एक ऑल टाइम हाई में डिस्टेंस रह गया है 46,300 के करीब में, वो 1300-1400 पॉइंट की रैली। अब अगला जो इंडेक्स है वो ये है और उसमें एक वेल टाई इन होगा अगर एफआईआई की बाइंग आ गई। आज सुबह मेरी गौतम दुग्गड़ से जो बात हो रही थी उसमें वो बता रहे थे कि अब बैंक निफ्टी में जो लार्ज कैप बैंक्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। प्राइस टू अर्निंग्स के हिसाब से, प्राइस टू बुक के हिसाब से सारे के सारे स्टॉक्स अब काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बस एक एफआईआई बाइंग के ट्रिगर का इंतजार है यहाँ पर। एक बार वो ट्रिगर आ गया तो बैंक निफ्टी में बड़ी रैली आएगी। देखिए एक साल में बैंक निफ्टी ने कुछ नहीं करा है, 1 या 2% का मूव है बैंक निफ्टी में एक साल में, यहीं पे है तब से। तो एक मुझे लग रहा है कि जरूरत है बैंक निफ्टी को एक ट्रिगर की, और आएगा तो बड़ी रैली आएगी वीरू। जी हाँ, तो हमने हर पर्सपेक्टिव से बात करी निफ्टी बैंक पे अप्रोच, इलेक्शन आउटकम पॉसिबल क्या है, क्या प्राइस में है, डेविएट कर जाए तो क्या हो सकता है, क्या रिस्क है उस वक्त, और साथ ही साथ बेटर इंडेक्स टू फोकस। 4 एक स्टॉक्स को देख लीजिए जो मैं यहाँ पर फोकस करना चाहूँगा क्लोजिंग में, और वो हैं, याद रखिएगा, इंडिगो। पहला जिस पर मेरी नज़र है, एक तो स्टॉक में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी खासी है। आज सुबह सुबह आपने खबर भी देखी थी कि एटीएस प्राइसेस को घटाया गया है, रेशनलाइज किया गया है। आपकी स्क्रीन पे 2745 पे ये अपने इस वक्त करियर के हाईएस्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, और एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप देखें तो मोमेंटम है। हालांकि ओआई एडिशंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन प्राइस पैटर्न बेहद शानदार। बातचीत करेंगे इस पर भी कुछ देर में। फार्मा स्पेस में वो स्टॉक्स जो कि नीचे से निकल रहे हैं, देखिए एक था स्टॉक ल्यूपिन, एक था सन फार्मा जो कि ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री और इस दौर की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में थे। बट बायोकॉन आपकी स्क्रीन पे आएगा। आज सुबह सुबह से अगर आप देखें इसमें जो मूव है करीब 241 पे आके ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे इस वक्त, और ये आज अपने कुछ क्रिटिकल लेवल्स को बाइसेक्ट करके ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट कवरिंग स्क्रीन पे विजिबल है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको फोकस किया था। तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। पीएसयू बैंकिंग बास्केट में स्ट्रॉन्ग मूव, आपकी स्क्रीन पे बीओबी अभी आएगा, और ये भी मतलब बेस से ऊपर निकल रहा है, और बेस से ऊपर निकलने के क्रम में 201 ऑल एवरेजेस इसने आज क्रॉस कर दिए। शॉर्ट कवरिंग है प्राइस में, ओआई घटा है ऑन द वेरी फर्स्ट ऑफ द सीरीज। और लास्ट, बहुत दिनों बाद इंडेक्स को और फेवर देने के लिए एक स्टॉक और आया है। पहले था एचडीएफसी बैंक, फिर आया रिलायंस, बट फाइनली आज आईटीसी ने लीड ली, नाउ डे हाई, और पिछले 18 अक्टूबर के बाद से पूरी की पूरी लोअर रेंज को बाइसेक्ट करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, बड़ी शॉर्ट कवरिंग दिसंबर सीरीज के पहले दिन, और याद रखिएगा अब ये सारे एवरेजेस के ऊपर। ये थे कुछ क्रिटिकल स्टॉक्स जिनको मैं मानता हूं क्लोजिंग में रहेंगे, लेकिन चलते हैं कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स को देखने के लिए अनुज के पास, और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आज के क्रम को। अनुज बिल्कुल वीरू, एक काम करते हैं, पहले ट्रेंडिंग स्टॉक से शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स क्या क्या हैं। आपको वॉल पे दिखाई देंगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स। एनटीपीसी टॉप गेनर आज का 4% ऊपर, एलएनटी 2.5% ऊपर। ये वही कैपिटल गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, इन सब का तड़का यहाँ पर। एक्सिस बैंक में 2.5% की तेजी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर करीब 1.5%। एक्सिस बैंक हमारी स्पॉटलाइट में भी था कल या परसों। पीएफसी 9% ऊपर, डिक्सन टेक 9%, आरईसी 7%, और जी एंटरटेनमेंट 5.5% ऊपर आपको दिखाई देगा। कुछ मंदी वाले शेयर भी देख लेते हैं, विप्रो, एचडीएफसी लाइफ, टाटा कम्युनिकेशंस और एमसीएक्स, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, आज तेज़ी का ही मामला है। पैनल बताते हैं आप आज हमारे साथ कौन जुड़ने वाले हैं। फंडामेंटल्स और ज़्यादा टेक्नो फंडा एनालिसिस के लिए हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोहता जुड़ेंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ आज होंगे प्रकाश गाबा सर, मानस जायसवाल जी, राजेश चतुर्वेदी जी, कविता जैन जी, समित चौहान जी और रुचित जैन जी, ये सब हमारे साथ जुड़ेंगे। 2:20 पर पीएफसी और आरईसी में तेज़ी क्यों है ये समझेंगे यतिन से। 2:25 पर निफ्टी की नई बुलंदी पर खास डिटेल्स लेकर आएंगे सुमित। 2:30 बजे रिकॉर्ड हाई के मौके पर जो हमने मोतीलाल ओसवाल के रिसर्च हेड गौतम दुग्गड़ से खास बातचीत की थी, उसका एक अंश दिखाएंगे आपको। 3 बजे पीवीआर आइनॉक्स पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एलआरआर सिक्योरिटीज़ के करण तोरानी, और 2:50 पर
मार्केट बिग वॉइसेस में हमारे साथ दीपन मेहता जुड़ेंगे 3 बजे यतिन से डीलिंग रूम का हाल चाल लेंगे और 3:10 पर PTST या STVT कॉल्स। चलिए फिर कॉल्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या रहेगी इस समय की ट्रेड? लॉन्ग गुड आफ्टरनून टू यू। और स्टॉक जो चुना है मैंने वो है Siemens, ट्रेड करा है 3762, स्टॉप लगाना चाहिए करीब 3715 का, ज्यादा नहीं। ऑन द अपसाइड टारगेट है 3850। हो सकता है ये मंडे तक आ जाए या आज भी आ जाए, क्योंकि मोमेंटम है Siemens में। ओके चलिए, मानस जी आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, मेटल में काफी स्ट्रेंथ लग रही है, बहुत सारे स्टॉक चार्ट्स पे बेहतरीन लग रहे हैं। उनमें से एक जिंदल स्टील भी है, जहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे आप जिंदल स्टील में खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेस आपके 679 के रहेंगे और टारगेट 710 रुपए तक के हो सकते हैं जिंदल स्टील में। इसमें ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं आप, 700 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। उसके जो प्राइस है वो 19 रुपए के आसपास चल रहे हैं, तो 700 वाला कॉल ऑप्शन लीजिए जिंदल स्टील का। 19 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 14 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके, 2 ट्रेड्स हो गए यहाँ पर जिंदल स्टील, सीमेंस। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून जैन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नज़र जो है वो है मेरी FMCG पे। अगर उसमें से एक चुनना है देन डेफिनेटली HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो आज यहाँ पे एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखा गया है, लॉन्ग एडिशन है। ब्रेकआउट का लेवल है 2570, 2596 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे ब्रेकआउट का, दैट 2570 विल बी द स्टॉप लॉस। एंड जो नेक्स्ट टारगेट है वो रहेगा 2650 का। ओके, HUL यहाँ पे 2581 पे। अच्छा राजेश जी, आप नहीं थे ना, तो मैं आपको बड़ा मिस एक स्टॉक के प्रोस्पेक्टिव से करा था, दैट वाज ब्रिटानिया। ब्रिटानिया बड़ा शानदार ब्रेकआउट था, उससे बातचीत करेंगे। लेकिन अभी कविता जी के पास चलते हैं। कविता जी, आपका आज का कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? या गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कन्विक्शन पे कभी होगा ग्रासिम पर। सो ग्रासिम एज ऑफ नाउ 2040 के लेवल्स पर है। आई बिलीव यहाँ मूव फर्दर एक्सटेंड होते हुए देखेंगे। काफी सारे चार्ट्स पर आप अच्छे ब्रेकआउट्स देख रहे हैं। सेम एज विद ग्रासिम टू 2065 2080 के लेवल्स के लिए ग्रासिम पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। 2020 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके चलिए, अब आशीष चतुर्मोता को जोड़ लेते हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून, कहाँ नजर रहेगी आपकी? गुड आफ्टरनून अनुज, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए, जैसे हमने परसों चर्चा की थी पावर के स्टॉक्स में, वहां पर तो अभी हमारा पॉजिटिव रुझान बना है। NTPC, SJVN और आइनॉक्स विंड जैसे स्टॉक्स हमें काफी पसंद है। बट आज के लिए जो हम बात करने जा रहे हैं वो है डिफेंस थीम में। और स्टॉक डिस्क्लोजर दूंगा कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियोज में भी हम ओन करते हैं। और स्टॉक है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। काफी हमें पसंद है, पूरे डिफेंस एज अ थीम भी काफी पसंद है और उसमें भारत डायनामिक्स काफी अच्छा लगता है। एक तो सबसे अच्छी बात है कि करीब आज ऑर्डर बुक आप देखें तो 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक इस कंपनी के पास में है और करंट टॉप लाइन अराउंड 2400 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स की ऑर्डर बुक रेवेन्यू विजिबिलिटी हमें नजर आती है, जिसके चलते हमें लगता है कि टॉप लाइन ग्रोथ बहुत ही जबरदस्त आएगी। और क्योंकि इंडिजनाइजेशन ये काफी कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आ रहा है। तो 20% के ऊपर की ऑपरेटिंग मार्जिन ये कंपनी बनाएगी। और इसको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि 45 रुपए के आसपास का EPS इस कंपनी का आ सकता है। और ऑलमोस्ट 30 का अगर से एक मल्टीपल स्टॉक को दे तो 1350 तक के लक्ष्य फंडामेंटली इसके अंदर देखने को नजर आते हैं। और टेक्निकली भी ये रिफ्लेक्शन अब चार्ट्स में काफी क्लियरली नजर आने लग गया है। जब आप देखेंगे कि स्टॉक ऑलमोस्ट 3 महीने के हाई पे आ रहा है और ये जो हाईज टेस्ट हो रहे हैं ये बहुत ही अच्छे ट्रेडिंग वॉल्यूम्स के साथ देखने को नजर आ रहे हैं। जैसे आज ही अनुज स्टॉक ने करीब 20 लाख शेयर का वॉल्यूम ट्रेड किया है और इससे 4-5 दिन पहले स्टॉक ने करीब 25 लाख का वॉल्यूम ट्रेड किया था, जो कि औसतन बेसिस पे हम 5-6 लाख का वॉल्यूम देखते थे। तो ये कहीं ना कहीं वॉल्यूम बेस्ड बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट टेक्निकली भारत डायनामिक्स में आ रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि 1160-70 पे एक अच्छा बेस भारत डायनामिक्स बना चुका है और ऊपर में मेरा मानना है 1350 तक के अपसाइड या टेक्निकल प्रोजेक्शंस हमें भारत डायनामिक्स के स्टॉक में देखने को नजर आते हैं। आज सुबह बिग स्टॉक्स में भी ये फीचर हुआ था, भारत डायनामिक्स 4% ऊपर इस समय। चलिए अब रुचित से ट्रेड ले लेते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, मेरा आज का पिक रहेगा SRF, जहाँ पे खरीदारी की सलाह है। सो अगर टेक्निकली देखेंगे तो पूरे नवंबर मंथ में स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था और वो कंसोलिडेशन फेज का ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में अपने एवरेज से कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में आया है।
तो प्राइस करेक्शन या कंसोलिडेशन में वॉल्यूम कम है, आज ब्रेकआउट काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। सेकेंडली अगर मैं डेरिवेटिव्स के डेटा भी देखूं तो आज 13% का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है पहले दिन पे, यानी कि फ्रेश लॉन्ग फॉर्मेशंस क्लियरली वहां पे एसआरएफ में आज फॉर्म हो रहे हैं। सो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक ये सीरीज में काफी अच्छा मूव एसआरएफ दे सकता है। 2380 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 2480 के अराउंड के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, एसआरएफ आज सुबह इस पर बातचीत हुई भी थी अनुज से, और आपकी स्क्रीन पे 2420 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है। बट एज ऑफ नाउ आज अब तक की जो कमेंट्री रही एनालिस्ट के हमारे इस कार्यक्रम में, सडनली एक स्टॉक आज जो मतलब इंडेक्स जो अपीयर हुआ है और मोमेंटम दे रहा है, दैट्स निफ्टी एफएमसीजी। गौरतलब है जब इंडेक्स ऑल टाइम हाई पे जाएगा तो बाजार को कुछ नए आइडियाज, नई खुराक की जरूरत है। इट्स ऑलमोस्ट जिसे कह सकते हैं आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की सारी सीरीज के हाइज को बाइसेक्ट किया है, एक फ्रेश ब्रेकआउट है। लुक एट आईटीसी, लुक एट एचयूएल, और जिसका जिक्र मैं कर रहा था ब्रिटानिया, एक बार उसको भी लेके आइए क्या कर रहा है वो। आपकी स्क्रीन पे करीब 4960 शानदार मूव है। आशीष चतुर्मोता जी, अच्छा पहले तो एक बात मैं कहना भूल गया, आज एनटीपीसी एक बार लेके आइएगा। एनटीपीसी बुधवार को आशीष चतुर्मोता जी की एक पोजिशनल कॉल थी, रिकमेंडेशन, और क्या गजब दिया है बॉस इसने, आज भी 10 रुपये ऊपर। आशीष जी की अमूमन एक अप्रोच होती है, बाय कीजिए और कुछ टाइम उसको स्पेंड करिए उसके साथ। आशीष जी, अभी आपने ये देखा हाल फिलहाल में जो एफएमसीजी का ब्रेकआउट आया है, आप क्या चीज़ करना चाहेंगे एफएमसीजी में इस वक्त? ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि एफएमसीजी ने एक बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया, और अगर से बाजार को यहाँ से 20,500 21,000 के स्तरों की तरफ जाना है तो हमें पार्टिसिपेशन चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स से, और उसमें एफएमसीजी एक बहुत ही बड़ा वेट रखता है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं आईटीसी में एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद एक रिकवरी शुरू हुई, हिंदुस्तान लीवर में हुई, आप थोड़ी देर पहले ब्रिटानिया की बात कर रहे थे, ये क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब एफएमसीजी एक बड़े अपसाइड पर जाएगा। और मेरे हिसाब से क्योंकि ये ऑलमोस्ट 8 से 12 हफ्तों के कंसोलिडेशन के बाद एफएमसीजी का इंडेक्स निकला, जो कि अभी 53,800 के आसपास ये इंडेक्स है, यही कहीं ना कहीं मुझे लगता है 56,000 से 57,000 के लेवल आपको दिखा सकता है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है 7 से 8% की अपसाइड इंडेक्स के लेवल पे आ सकती है। तो मेरे हिसाब से अक्रॉस द बोर्ड बाइंग आएगी, पर अगर से इसमें कोई प्रेफरेंस चाहिए तो मेरे हिसाब से आईटीसी इसमें सबसे बढ़िया हमें नजर आता है, क्योंकि ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, 448 पे इस समय ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से 440 पे इसका एक अच्छा बेस है, और 480 तक की पोटेंशियल अपसाइड टेक्निकली मुझे लगता है आईटीसी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। कि आईटीसी को आप प्रेफर करेंगे हैवीवेट, और अमूमन जब ये ऐसा इस प्रकार की लीड लेता है तो उसको अपनी लीड्स को एक्सटेंड करता है। पर अनुज, याद आता है मैं मुंबई स्टूडियो में था उस वक्त, एक मैनेजमेंट से हम मुखातिब हो रहे थे, और वो थी डिक्सन की। प्राइस था अनुज, मई का महीना था, और प्राइस था लगभग 35-42, याद है आपको अनुज? बिल्कुल याद है, 6030। हमारी बात भी हुई थी उस समय उस मैनेजमेंट कमेंट्री के बाद कि क्या मतलब कितना पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आ रही थी, बिल्कुल अच्छे से याद है मुझे। और बिल्कुल नेक्स्ट पॉली क्या यही है क्या, 6027 ऑल टाइम हाई? मैं तो मार्केट में हमेशा एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि नेक्स्ट HDFC बैंक, नेक्स्ट रिलायंस, नेक्स्ट बजाज फाइनेंस कुछ नहीं होता, फर्स्ट डिक्सन है ये मैं तो ये मानता हूँ। क्योंकि सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है वीरू। हमको ना किसी स्टॉक को, अब जैसे हम कहते हैं कि कोहली के बारे में कहते थे कि नेक्स्ट तेंदुलकर, अब हम ढूंढ रहे हैं नेक्स्ट कोहली, वो ना करें। सबकी अपनी अपनी अलग पर्सनैलिटी है, उसको एंजॉय करें, उसी में मेरे ख्याल से बेटर है, वो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा इनफैक्ट। लेकिन क्योंकि बात आपने छेड़ दी है डिक्सन की वीरू, तो हमारे पास एक डिक्सन का इंटरव्यू है, क्यों ना वो जो आज ही हुआ है, वो जो उन्होंने नोएडा में अपना नया मोबाइल प्लांट शुरू किया है, तो क्यों ना एक सुन लिया जाए उसका एक अंश, जो चेयरमैन सुनील वचानी ने हमारे साथ एक खास इंटरव्यू में कहा असीम के साथ, एक बार वो सुन लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त डिक्सन टेक्नोलॉजी के चेयरमैन सुनील वचानी है। सर, सबसे पहले तो बहुत बधाई नया प्लांट खोलने के। इस प्लांट के बारे में बताइए, कितना मैन्युफैक्चरिंग होगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर रहे हैं? ये इसकी कैपेसिटी ऑलमोस्ट 25 मिलियन पीसेस पर एनम होगी। इसका जो कवर्ड एरिया है करीब ऑलमोस्ट 3 लाख स्क्वायर फीट का है, और एक बार ये जब फैक्ट्री पूरी ऑपरेशनल हो जाएगी तो लगभग 5,000 लोगों का एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे किया जाएगा इस फैक्ट्री में।
इसके अलावा आप एक और नोएडा में एक और फैक्ट्री लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए, वो किस चीज़ की फैक्ट्री होगी, कैपेसिटी क्या रहेगी उसकी? जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक नोएडा में फैक्ट्री प्लान कर रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया होगी। दैट मीन्स 10 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया की फैक्ट्री होगी और हमें उम्मीद है कि 1 साल में फैक्ट्री रेडी हो जाएगी और इस फैक्ट्री में मोबाइल फ़ोन्स और IT हार्डवेयर बनेंगे और हमें उम्मीद है कि वंस ये जो फैक्ट्री ऑपरेशनल होगी ये भारत में एक सबसे टॉप 5 में इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्री होगी, इन टर्म्स ऑफ द साइज़। सर इसके अलावा Xiaomi के साथ आपने टाई अप किया है अभी फिलहाल में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और भी कंपनियों के साथ आपकी बातचीत है जिनके लिए आप प्रोडक्शन करेंगे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि इस फैक्ट्री लगने के बाद ये जो आज हमारी फैक्ट्री इनॉग्रेट हुई है ये डिक्सन की चौथी फैक्ट्री है फॉर मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फ़ोन्स और इस फैक्ट्री के लगने के बाद डिक्सन की जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 70 मिलियन फ़ोन्स की है, स्मार्टफोन और फीचर फ़ोन मिला के। और जैसे आपको पता है कि टोटल मार्केट साइज़ मोबाइल का करीब 200 मिलियन का है, तो डिक्सन ने बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाई है और अब डिक्सन में और इंडस्ट्री में ये समय आ गया है कि हमें PLI के बियॉन्ड देखना है, लाइफ बियॉन्ड PLI, और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक बड़ा स्केल क्रिएट किया जाए। अभी सरकार PLI दे रही है, आपको कब तक लगता है कि PLI की ज़रूरत रहेगी आपको, या कब तक आपको लगता है कि कम्पिटिटिव हो जाएंगे? देखिए, PLI के लिए जो मोबाइल फ़ोन का PLI उसमें 2.5 साल और रहते हैं और हमें ये उम्मीद है या रिक्वेस्ट है कि एक और एक्सटेंशन मिलना चाहिए PLI का, क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि जो इंडियन कंपनीज है वो ट्रूली आत्मनिर्भर हो जाएंगी। उसके बाद कंपोनेंट्स भी यहाँ पे बनेंगे, क्योंकि अब ये बहुत ज़रूरी है कि फाइनल असेंबली यहाँ पे हो रहा है, बट ये बहुत ज़रूरी है कि कंपोनेंट इकोसिस्टम बड़ी तरह से यहाँ पे आए। तो हमें उम्मीद है कि जो सेकंड अगर एक्सटेंशन आता है तो उसके बाद इंडियन कंपनीज कंप्लीटली आत्मनिर्भर हो जाएंगी। ओके, तो ये बात हुई डिक्सन टेक की मैनेजमेंट से। आशीष चतुर्वेदी जी, आपके पोर्टफोलियो में है क्या, और अगर नहीं भी है तो भी अगर आपका कोई व्यू हो स्टॉक पर तो? ये काफी पॉजिटिव व्यू है अनुज इस पे, और स्टॉक हम काफी लंबे समय से इसको ट्रैक भी कर रहे हैं और बहुत बार इसको रिकमेंड भी किया, और ये एक बहुत ही बढ़िया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के तौर पर थीम इसको देखने को मिली। आपको याद होगा कि आज से कई साल पहले हम नेट इंपोर्टर थे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल के अंदर में, और आज हम मोबाइल 100% जो है मोबाइल हमारे यहाँ पे बनना शुरू हो चुका है, और इनफैक्ट यहाँ से 2 से 3 साल में अब आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा विजिबल ट्रेंड हमें नजर आ रहा है, और उसको उस प्रॉक्सी थीम को प्ले करने के लिए जो सबसे बढ़िया स्टॉक रहा वो डिक्सन रहा, जिसने PLI के भी एडवांटेजेस काफी अच्छे लिए। तो ये स्टॉक तो मेरे हिसाब से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में रहेगा। और मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था, मैं बिल्कुल इस बात से 100% सहमत हूँ कि ये जो ये इस थीम का नेक्स्ट एक जिसको हम कहते हैं, ये अपने आप में डिक्सन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रहा, क्योंकि उसने जिस तरह के, हम तो इसको 300-400 रुपए पे स्टॉक को ट्रैक करते थे, तो मुझे तब से ध्यान है कि किस तरह की इसने एक मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट की, और अब एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग मशीन ये स्टॉक बन चुका है। टेक्निकली आप देखें तो ये बड़ा ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 1.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है, तो इसकी भी अपसाइड 7,000 तक की आती हुई हमें नजर आती है, और 5,600 पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। तो ये ध्यान रख के अपनी पोजीशंस को आप एक एवरेज कर सकते हैं, बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ट्रेंड काफी प्रॉमिसिंग है, और एक कंपाउंडिंग स्टोरी के तौर पर हम डिक्सन टेक्नोलॉजीज को करेंट लेवल्स पर देखते हैं। ओके, चलिए ये बात हो गई डिक्सन की। अब बात करते हैं आज FNO के टॉप गेनर्स की। REC और PFC में ज़ोरदार तेज़ी है। PFC तो इनफैक्ट करीब 10% ऊपर है, और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि इनकी जो री रेटिंग है उसमें IREDA इरेडा की जो लिस्टिंग है उसका एक बहुत बड़ा कारण है। जब इरेडा लिस्ट हो रही थी तो वो डिस्काउंट पर थी, अब शायद ये डिस्काउंट पर आ गए। लेकिन खैर, एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और ये जो ज़बरदस्त रनअप हमने देखा है पावर फाइनेंसिंग कंपनीज़ में, REC हो, PFC हो या IPO के बाद इरेडा हो, लोगों को लगता है कि यहाँ से अब क्या है, क्योंकि PFC REC की बात करें तो एक साल में लगभग 250% जितना रिटर्न इन दोनों स्टॉक्स ने दिया है, और इरेडा तो आपको पता ही है कि IPO प्राइस से दुगने से ज़्यादा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये जानना है कि एग्जैक्टली स्टॉक चल क्यों रहे हैं और आगे जाके पोटेंशियल क्या है। तो अगर हम बात करें कि ज़ोरदार तेज़ी इन सभी शेयरों में हो रही है, और अगर हम बात करें तो वैल्यूएशंस अभी भी आकर्षक बने हुए हैं REC और PFC के लिए। अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड प्राइस टू बुक देख लें तो आपको लगभग 1 टाइम बुक पे दोनों ही REC PFC के शेयर्स दिखाई पड़ेंगे। जहाँ तक कि इरेडा का सवाल है, 1 ईयर फॉरवर्ड शायद आपको 1.5 से 2 टाइम के बीच में, जैसे आपके अजम्पशंस हो, आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक अवेलेबल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बुक वैल्यू के आसपास या बुक वैल्यू से छोटे प्रीमियम पे ये शेयर्स अवेलेबल हैं,
और इसका कारण ये है कि जो इंडिया की पावर सेक्टर की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है और अगले 5 सालों में अगर आप देखें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा सोलर और रिन्यूएबल सेक्टर में भी अगर आप देखें तो बहुत बड़े निवेश की उम्मीद है, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है फंडिंग की, तो आरईसी, पीएफसी और इरिडा जैसी एजेंसीज को इसका लाभ मिलता है और इरिडा खास करके क्योंकि ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जहाँ तक कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का सवाल है, सभी की सभी कंपनी सेम पैरामीटर्स पर है, लेकिन इरिडा की अगर आप प्रोफाइल देखें तो लगभग 40% की लोन ग्रोथ इनकी FY23 में आती हुई आपको दिखाई पड़ी। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो कॉस्ट ऑफ फंड्स हैं यहाँ भी सभी कंपनीज बेहतरीन तरीके से प्लेस्ड हैं। आरईसी, पीएफसी का कॉस्ट ऑफ फंड लगभग 7% के आसपास है और इरिडा क्योंकि ये रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोजेक्ट्स फंड करते हैं, इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स कम है और सबसे कम इनका क्रेडिट कॉस्ट है क्योंकि इनकी एसेट क्वालिटी बेहतरीन है आरईसी, पीएफसी के मुकाबले, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फंडिंग करते हैं। आरईसी, पीएफसी बहुत सारी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स को भी फंड करती है, जिसके कारण इनके क्रेडिट कॉस्ट पर थोड़ा बहुत असर आपको आता हुआ दिखाई पड़ता है। ग्रॉस एनपीए पिक्चर भी देखें, नेट एनपीए पिक्चर भी देखें तो नेट एनपीए लगभग 1% के आसपास आरईसी, पीएफसी के और इरिडा के FY23 के नंबर्स हैं, उसके बाद काफ़ी सुधार आता हुआ दिखाई पड़ा है आपको नेट एनपीए लेवल्स में भी। और अगर आप रिटर्न ऑफ एसेट की बात करें तो यहाँ भी शानदार तरीके से ये कंपनीज प्लेस्ड हैं वर्सेस PSU बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स। तो कहीं ना कहीं ये जो NBFCs हैं पावर सेक्टर की, ये फोकस में, क्योंकि निवेश भी बढ़ रहा है, वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है और कुछ दिनों पहले हमने ये भी बताया था कि MSCI में इसमें बाइंग थी, बहुत सारे इंडेक्स फंड यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, बहुत सारे FIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, तो शायद इसी वजह से सारे के सारे स्टॉक्स आपको फोकस में दिखाई पड़ रहे हैं। ओके यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात हो गई REC और PFC की। गाबा सर, चार्ट दोनों के आज फ्रेश ऑल टाइम हाई लगाया PFC ने और शानदार मोमेंटम रहा है यहाँ पर, क्या अप्रोच होगी इधर? गाबा सर? यस आई थिंक इज ऑन। हाँ बोलिए। हाँ देखिए आरईसी तो ठीक है ही है, 373 पर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि यहाँ से कप्पू मिले, मुझे लगता है 400 की तरफ जा रहा है, मैटर ऑफ टाइम। इसमें जब भी कोई डिस्क मिलती है मेरे ख्याल से आरईसी लेना चाहिए। रही बात पावर फाइनेंस की, वेल पावर फाइनेंस भी बढ़िया ही लगता है, इसमें इनफैक्ट थोड़ा बेहतर लगता है। 365 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 345 का स्टॉप लगाना चाहिए, थोड़ा डीप है, उतना जरूरी है, लेकिन जा रहा है लगता है 400 की तरफ। तो मैटर ऑफ टाइम, स्ट्रेच है, मोमेंटम है, लेकिन अपू है पावर फाइनेंस में। के अपमूव है पावर फाइनेंस में। अच्छा, अब एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं। आज सुबह का हमारा स्पॉटलाइट शेयर था ये भारत फोर्ज। एक बार जरा लेकर आइए भारत फोर्ज का चार्ट। इंट्राडे में थोड़ा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की गई थी इसको, उस चैनल से ब्रेकआउट की और शार्प मूव 3% ऊपर। कविता जी, भारत फोर्ज लग रहा है ये जा रहा है अपने ऑल टाइम हाई की तरफ? या अनुज जी, सो भारत फोर्ज ये हमने हमारे काफी सारे क्लाइंट्स को पोजिशनल बाय ऑलरेडी रिकमेंड किया है एज अ डिस्क्लेमर, और इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है 1153 के लेवल पर। आप देखिए वीकली चार्ट, डेली चार्ट पर ब्रेकआउट है। सो जो पोजिशनल टारगेट्स मुझे लगते हैं काउंटर के, वो ऊपर की तरफ 1250, 1320 के लेवल्स की तरफ। भारत फौज स्ट्रॉन्ग मूव, आज सुबह सुबह उल्लेख किया गया था इस स्टॉक का और अब आपकी स्क्रीन पे डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ शानदार मूव यहाँ पर। अच्छा, जैसे कि एक कवायद यही है कि हम एक बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशो के प्रोस्पेक्टिव से कुछ स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं। मैं एक टेक्निकल सेंस लूंगा, लेकिन उससे पहले आशीष चतुर्मोता जी, बजाज फाइनेंस पे आपका आउटलुक क्या है? अभी ये पिछले जो 20 दिन गुजरे, 30 दिन गुजरे, मतलब नवंबर के अक्टूबर के, जिसमें अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर RBI की बार बार की टिप्पणी और साथ ही साथ इनके कुछ प्रोडक्ट्स पे जो रेस्ट्रिक्शन RBI ने लगाई थी, उसके बाद एक डिप तो आया, साइजेबल डिप था टुवर्ड्स 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन वो सप्लाई 200 EMA पे आके एब्जॉर्ब हो गई। आप लोगों ने क्या कोई व्यू लिया है क्या बजाज फाइनेंस पे, बजाज फिनसर्व पे, B2 पे इस वक्त? जी बिल्कुल वीरेंद्र, तो बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइम पे आपने इस डिस्कशन को उठाया और ये एक बहुत ही अच्छी एंट्री पॉइंट मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस के लिए साबित हो सकती है। अब हमें देखना होगा कि ऑब्वियसली RBI के इस कदम के बाद हमने देखा काफी NBFCs में प्रेशर आया और ओवरऑल बजाज फाइनेंस ने अपना काफी एक्सपोजर इस सेगमेंट में
कम करने की कोशिश भी की। और अब एक की जो मेरे हिसाब से री रेटिंग आएगी वो आएगी, क्योंकि इन्होंने QIP की बात की, और QIP करने पे फंड रेज ये कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इन्हें कहीं ना कहीं ग्रोथ आने वाले समय में काफी अच्छी नजर आती है। तो हमने देखा जब भी बड़ी NBFCs जो बजाज फाइनेंस के जैसी हैं, और जब ये हाई प्राइस टू बुक पे कब जब फंडिंग करते हैं, तो इनको बहुत ही अट्रैक्टिव एक वैल्यूएशन पे इनको पैसा मिलता है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डाइल्यूशन नहीं होता। और हमारा ये मानना है कि वही बजाज फाइनेंस ने किया, और क्योंकि इन्हें ग्रोथ एस्पेक्ट्स अच्छे नजर आते हैं, तो ये इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है ये जो डिप आई है 8,300 से 7,200 के आसपास की, ये इस लेवल पे एक अट्रैक्टिव बाय के तौर पे देखना चाहिए। 7,000 पे मेरे हिसाब से टेक्निकली एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, और आपने देखा किस तरह से पूनावाला फिनकॉर्प ने 2 दिनों के अंदर में 10-12% की अपसाइड दिखाया। तो मेरा ये मानना है कि इसी तरह के एक अपमूव्स अब आपको NBFC कंपनीज में देखने को मिलेंगे, और बजाज फाइनेंस कहीं ना कहीं 7,600 से 7,700 की ट्रेजेक्ट्री शॉर्ट टू मीडियम टर्म के अंदर में दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पे आपका टेक था। इस पर रुचित आपका टेक क्या होगा? बजाज फाइनेंस का टेक्निकल सेंस आपका आज कोशिश करता हुआ ये 20 डे को स्ट्राइक करने के लिए, और ये पूरी कोशिश, ये पूरी कवायद होगी 25 अक्टूबर के बाद पहली बार। आई थिंक यस, सर्टेनली हमने रिसेंटली प्राइस वाइज करेक्शन ऑलरेडी देख लिया है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि जो नेगेटिव न्यूज फ्लोज के बाद हमने 16 नवंबर को गैप डाउन ओपनिंग देखा था, उसके बाद में फॉलो अप सेलिंग नहीं है। सो बहुत बार हम देखते हैं कि न्यूज फ्लोज के दम पे गैप अप या गैप डाउन होता है, पर उसका फॉलो अप मूव काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर नेगेटिव न्यूज फ्लोज पे सिर्फ ओपनिंग के टाइम पे सेलिंग है और बाद में फॉलो अप मूव नहीं है कुछ ऐसा नेगेटिव, सो आई थिंक ये काफी अच्छा स्टॉक है कि जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ काउंटर ट्रेड्स के लिए फेवरेबल है। 6,800 से 6,900 के रेंज में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस है, प्रीवियस स्विंग लोज भी है। तो थोड़ा अगर पोजिशनल बेसिस पे अगर किसी का व्यू है, तो आई थिंक बजाज फाइनेंस सर्टेनली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे खरीदारी करने के लिए काफी फेवरेबल है। चलिए, तो मैं बहुत देर से उन स्टोरीज को आई थिंक लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि बेस से बाहर निकल रहे हैं। मतलब आपने B2 को देखा, जो डिस्कशन हमने किया, हमने केमिकल्स पे डिस्कशन किया। इस दौरान में अगर आप मीडिया स्पेस को देखें तो वहाँ पे कुछ स्टॉक्स थे। अब एक बार जरा सन टीवी लेके आइए, जरा सन टीवी। इस पर हम काफ़ी समय से लॉन्ग रहे थे, बात भी की थी, और एक बार सन टीवी स्क्रीन पर रखिएगा। 675 ये भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे, दैट मीन्स ऑलमोस्ट जुलाई 2019 के बाद हाईएस्ट लेवल पे, नॉट एग्जैक्टली ऑन इंट्राडे बेसिस, लेकिन हाँ अगर आप प्राइस वाइज देखें। बट दूसरा अनुज, जी एंटरटेनमेंट, आई थिंक जितना टसल में ये स्टॉक रहा उतना शायद कोई नहीं रहा मीडिया स्पेस में। 266 पे अगेन मेरा प्रश्न वही है, यहाँ पर अब क्या आउटलुक होना चाहिए? मतलब एक हम वो जो बात करते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनी विदाउट एनी इंडियन टच, अभी तक तो वास्तविकता नहीं बनी। बिल्कुल, पर व्यू बिल्कुल वीरू, वही मामला अटक गया। देखिए एक्चुअली अगर वो उस सैट में मामला सेबी वाला चल जाता तो ये स्टॉक ऑलरेडी अब तक भाग चुका होता, लेकिन अब वो फिर से अनसर्टेनिटी आ गई। अब कल या परसों एक रिपोर्ट आई थी कि अब ये मर्जर अटक सकता है, क्योंकि ये CEO के नाम को लेकर टसल चल रहा है और वो मानने को तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से तो वीरू, देखिए एट द एंड ऑफ द डे ये जो डील थी ना, ये विन विन थी सबके लिए। तो थोड़ी सी नेगोशिएशन ज़रूर होंगी, लेकिन एक मतलब ये एक तरीके से एक ज़िद हो जाए कि नहीं मैं ही CEO बनूंगा तभी डील होगी, वरना नहीं होगी, उसमें सबका नुकसान होगा। तो देखते हैं क्या किस तरीके से बैठता है, क्योंकि यहाँ सारा मामला इसी का है। जी में एक और चीज़ है, 21 दिसंबर की डेडलाइन है, तो मेरे ख्याल से अगले 7-8 दिन में ना पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो 21 तारीख तक नहीं होगा मामला, 21 से पहले, क्योंकि 21 तक तो कंज्यूमेट करना है आपको डील को। तो अगले हफ्ते 10 दिन में पता चल जाएगा ये ना, जी या तो 350 की तरफ जाएगा या 200 की तरफ जाएगा, दो में से एक चीज़ें होंगी। तो आप चाहें तो एक अप्रोच इसमें ये भी है कि दोनों साइड के ऑप्शंस एक्सट्रीम वाले ले लें, ये भी एक तरीका होता है। कई बार जब उसमें आपको 20% का मूव आना है, दोनों साइड में से किसी भी साइड आ सकता है, तो वो एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। यानी कौन जानता है, मैं तो नहीं जानता, लेकिन इसका प्राइस भी जिस तरीके हुई तो 150 से 200 में आ जाएगा। सिंपल है, एक बाइनरी ट्रेड है यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए इनफैक्ट मैं सवाल पूछ रहा था। और पेस जो है जून से लेकर अब तक का पूरा एक टसल में रहा।
रिलायंस इंडस्ट्रीज इट्स 1389। अभी क्या कर रहा है, ये बहुत शांत बैठा है बट स्टिल एट डे हाई, बट क्योंकि 2400 ऊपर नहीं है तो मैं इसे वरीयता नहीं दे रहा हूँ। लेकिन दैट्स आईसीआईसीआई बैंक जो कि काफ़ी अच्छा खासा कर रहा है। आपका टेक क्या होगा आज बहुत दिनों के बाद, मतलब आप समझ लीजिएगा कि 21 सितंबर के बाद पहली बार ये स्टॉक अपने सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू क्या है इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक पे पोजिशनली दिसंबर के लिए? देखिए वीरेंद्र, मेरा व्यू पॉजिटिव है और इनफैक्ट अगर आप इसका चार्ट भी देखें तो दो चीज़ें जो हमें प्रोमिनेंटली नजर आती है। एक तो यहाँ पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है, जो प्राइस पैटर्न हम आइडेंटिफाई करते हैं दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और इसका जो नेकलाइन था वो करीबन था 945 का, और ये क्लस्टर था। इस क्लस्टर को इसने तोड़ा है विद राइज इन वॉल्यूम। तो ऑल एंड ऑल द जिस्ट इज बढ़िया ब्रेकआउट है। टारगेट कितना बनेगा? मेरे हिसाब से इस सीरीज का टारगेट इसका कम से कम 1000 का बनेगा, 990,000 यही इसका टारगेट बनता है। तो यहाँ पे बाय साइड का ट्रेड बनेगा, स्टॉप लॉस आपका होगा 940 का पोजिशनली। आईसीआईसीआई बैंक 949.95 पर डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। तो अभी तक मैंने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात की, चाहे वो जी हो, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो आईटीसी हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, अभी तक मोर और लेस डिक्सन को छोड़ दे तो सिर्फ ये वही हैं जो इस वक्त अपने बेस से बाहर निकलते हुए। अच्छा, आशीष चतुर्मोता जी, एक बार मतलब आपकी आज से नहीं बीते साल भर से एक बहुत बड़ी पिक रही है, दैट्स एलएनटी, और आपने हायर प्राइसेस पे भी कभी भी इसमें एक नेगेटिव व्यू नहीं लिया, आपने कंटिन्यू टू होल्ड वाली व्यू रखा है यहाँ पर। आपका क्यों? इनफैक्ट मैंने आपको गुरुकुल में भी सुना था आप हायर लेवल्स पे भी एडिशन करते हैं। क्या आपने एलएनटी को अपने पीएमएस में हायर लेवल्स पे ऐड किया है? आपका व्यू इस वक्त? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, आज भी हमारी टॉप पिक पूरे जो कैपिटल गुड्स स्पेस में वो एलएनटी है, जिसका सबसे ज्यादा वेट है, और इसको हमने कंसिस्टेंटली हर लेवल पर ऐड भी किया है, और जो नया पैसा भी आया है उसको भी एलोकेशन में हमने इसको लिया है। क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट हायर प्राइस से ज्यादा, जैसे हमने गुरुकुल में तो खैर इस पर चर्चा की थी कि क्यों हायर प्राइस पे भी लेने में फर्क नहीं आता। देखिए जब तक आपका फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है तब तक के मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आते हैं। और आप देखिए फंडामेंटली किस तरह के जबरदस्त केपेक्स आ रहा है। मैं एक नंबर की बात करता हूँ, पिछले 6 महीने में आप देखेंगे अप्रैल से लेके अभी तक के, तो कहीं ना कहीं 33% केपेक्स के नंबर्स में ग्रोथ आई है। तो एक जबरदस्त केपेक्स साइकिल के अंदर में देख रहे हैं। कोर इंडस्ट्रीज जो जिसकी हम बात करते हैं, वो कोर इंडस्ट्रीज डबल डिजिट में ग्रो कर रही है, जहां पर पे आपका पावर, कोल, फर्टिलाइजर सभी सेगमेंट आते हैं। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है। और अगर से ऐसा होता है तो एलएनटी जैसी कंपनियां, सीमेंस जैसी कंपनियां, जिसकी हमने कल चर्चा की थी कि सीमेंस 4,200 रुपए के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है, परसों के दिन हमने डिस्कशन किया था, ये हमें लगता है कि बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इन लेवल्स पे भी चाहे एलएनटी ऑल टाइम हाई पे भी आ गया, तब भी मेरा मानना है कि ये बेस स्टॉक कंटिन्यूसली हायर टॉप हायर बॉटम का बना रहा है। और टेक्निकली देखें तो 3100 पे अभी बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। इस ब्रेकआउट पे पोजिशनली मुझे लगता है 3400 से 3500 की जगह एलएनटी के स्टॉक में बनेगी, और सीमेंस में 4000 से 4200 तक की अपसाइड देखने को नजर आएगी। तो ये दो स्टॉक जो कैपिटल गुड्स में हमें काफी पसंद करेंट लेवल्स पर भी नजर आते हैं। ओके, चलिए अब 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन लेंगे मानस जायसवाल से, राजेश सतपुते से आज हम एफएनओ सुपरस्टार समझेंगे, कविता जैन चार्ट का चमत्कार ट्रेड तैयार करेंगे हमारे लिए, और आशीष चतुर्मोता से लेंगे मिड कैप फंडा। लेकिन ये कुछ ही देर में मार्केट में फर्स्ट साइंस ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, फर्स्ट साइंस। एक बार जरा निफ्टी लेकर आइए आप 20,258 पर, और इवन बैंक निफ्टी भी जो 45,000 को दस्तक दे रहा था, अब थोड़ा सा नीचे आया और उसको नीचे ड्रैग किया एचडीएफसी बैंक ने। और कौन करेगा? एक बार जरा इंटरडे चार्ट देखते हैं एचडीएफसी बैंक का, ये देखिए। और अब बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए। सुबह इसी शो में, मतलब सुबह इसी फोरम में मैं और वीरू जब डिस्कस कर रहे थे, तब आपको एचडीएफसी बैंक भी दिखाई दे रहा था कंट्रीब्यूशन में पॉजिटिव साइड पर। आईसीआईसीआई बैंक सबसे ऊपर था, उसके तुरंत बाद एचडीएफसी बैंक था। अब एचडीएफसी बैंक वहाँ से गायब होकर राइट हैंड साइड पर आ गया। हालांकि आईसीआईसीआई बैंक अभी भी बना हुआ है। वीरू, पहला साइन है ये प्रॉफिट बुकिंग का, और मतलब कोई हैरानी भी नहीं है, मतलब कोई बुराई भी नहीं है अगर थोड़ी और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए 3:30 बजे तक, क्योंकि एग्जिट पोल अपनी जगह है, एक्चुअल नंबर अपनी जगह है। एक मतलब एक होता था, मम्मी पापा पूछते थे कि कैसा रहा पेपर, तो हम बोलते थे अच्छा हुआ, एक हम बोलते थे ठीक हुआ, तो उसी से समझ जाते थे कि अच्छा हुआ ठीक हुआ में क्या डिफरेंस है। और उसके बाद एक फाइनली रिपोर्ट कार्ड आती थी, तो रिपोर्ट कार्ड ही फिर असली वो होती थी। तो संडे को रिपोर्ट कार्ड आना है।
कभी आपने साइन करवाया अनुज कभी रिपोर्ट कार्ड में किसी और से? नहीं वीरू, ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन हाँ मतलब ये है कि मेरे साथ तो तकलीफ क्या होती थी, हमारे यहाँ तो पहले ज़माने में तो क्या होता था, पहले पेपर्स सारे के सारे मिलते थे, उस पर साइन करा के लाओ, उसके बाद रिपोर्ट कार्ड पे अलग से साइन करा के लाओ। तो पहले जब पेपर्स मिलते थे तब डांट पड़ती थी, और उसके बाद एक बार जब रिपोर्ट कार्ड में जब सब कुछ पता था तब एक बार और डांट पड़ती थी। तो वो खैर, और मेरे केस में तो क्या था ना वीरू कि मेरे दोनों भाई टॉपर्स थे, ठीक है, और वो दोनों के दोनों IIT वगैरह में गए, और मैं थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा बैक बेंचर टाइप का था। तो हमेशा बोलते थे कि तुम उनके भाई और मतलब ऐसे तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो हमेशा एक कंपैरिजन रहता था। तो वो लेकिन वो फिर आदत लग गई थी, एक स्टेज के बाद पता था कि ये होना है, तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, हमारे ज़माने में नंबर मिलते थे, अब तो खैर ग्रेड सिस्टम हो गया, अच्छी बात है। और हम खैर चलिए अब एक काम करते हैं कि मेहमान और जुड़ा है, अब क्या करें, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, छोड़िए उस बात को रहने देते हैं। समित चौहान हमारे साथ जुड़े हैं इस वक्त। समित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका कन्विक्शन ट्रेड इस वक्त का। समित, गुड आफ्टरनून। देखिए एफएमसीजी में अगर हम देखें तो एक्चुअल में ज्यादा कुछ पार्टिसिपेट ये रिसेंट रैली में किया नहीं है, बट लास्ट 2 दिनों से उसमें भी हमें स्ट्रेंथ दिख रही है। आज उसने कन्विंसिंगली उसका जो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज था वो ट्रैवर्स कर दिया, तो यहाँ से पॉसिबली है नेक्स्ट वीक इसमें मूव एक्सटेंड हो सकती है। तो एक्चुअल करंट लेवल पे अच्छा लग रहा है। अगर कैश के हम लेवल्स देखें तो 2640 तक ये जाने का दमखम रखता है। 2520 के स्टॉप लॉस से इसको करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। और अगर कोई ऑप्शन के जरिए ट्रेड करना चाहता है तो 2600 का कॉल ऑप्शन जो 35 के आसपास ट्रेड हो रहा है वो 13 के स्टॉप लॉस से बाय किया सकता है, और टारगेट उसका 73 का रहेगा। जी HUL, अच्छा इसी कार्यक्रम में 2 बार HUL पे कॉल जा चुकी है, और FMCG काउंटर्स में अगर आप देखें अच्छा मूव है। तो अभी स्क्रीन पर अगर आप रीड करें तो अगर मैं कुछ HDFC को छोड़ दूं तो जो स्टॉक्स बाहर निकल रहे हैं लोअर रेंजेस से, उसमें एक ICICI बैंक हो गया, और पूरा का पूरा सेक्टर जो इमर्ज हो रहा है वो है आपका FMCG। कविता जी, अभी आपको कोई नया स्टॉक पोजिशनल प्रोस्पेक्टिव से लेवल्स पे, मतलब वही अप्रोच वही रहेगी, नॉट एग्जैक्टेड ऑल टाइम, लेकिन जो बेस से बाहर निकल रहा है, कोई ट्रेड नजर आ रहा है? HUL ही एक सबसे पहले रडार पर था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे लग रहा है वो काउंटर टाटा कंज्यूमर एज एन मोमेंटम मुझे अच्छा लग रहा है, नॉट एज लाइक बेस से बाहर निकल रहा है। बट 975 985 के लेवल्स के लिए एज अ मोमेंटम ये काउंटर लिया जा सकता है 939 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए फिर अभी काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। माना सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, बताइए। देखिए, सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए GNFC पे ध्यान देना चाहिए। GNFC में हमने करेक्शन देखा था, 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। आज फिर लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन गया है, क्योंकि हायर टॉप्स हायर बॉटम तो पहले से ही स्टॉक बना रहा है। तो अब यहाँ पर आपको करीब 30-35 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए GNFC का 710 वाला कॉल ऑप्शन जो 26 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे, 19 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और 42 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके, GNFC की दिसंबर की 710 कॉल लेनी है आपको। राजेश जी, आपका FNO सुपरस्टार। अनुज जी, देखिए मेरी नज़र ITC पे भी है, तो ITC को ही मैं चुनूंगा। तो ITC में एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। अगर आप इसमें डेली चार्ट देखें तो एक रेंज ब्रेकआउट है, बड़ा कंसोलिडेशन, बड़ा ब्रेकआउट। तो ये इसमें डेफिनेटली फॉलो थ्रू मिलेगा। तो अगर आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो ITC का पहला टारगेट बनता है करीबन 458 to 460, ये इसकी रेंज होगी। तो बाय करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 447 का। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया यहाँ पर ITC। तो घूम फिर के अभी याद रखिएगा, थोड़ी सी स्क्रीन को अगर आप रीड करें और कमेंट्स को रीड करें तो FMCG पर एक राय अच्छी बन रही है। खैर, कविता जी का चलते हैं चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। कविता जी, आपका कोई ट्रेड इस वक्त चार्ट का चमत्कार के लिए? सो वो होगा शोभा पर, शोभा लिमिटेड एज ऑफ नाउ 946 के लेवल्स पर है। यहाँ मुझे लगता है मूव्स फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। जो पोजिशनल टारगेट बनते हुए दिख रहे हैं वो 965 985 के बनते हुए दिख रहे हैं। सो शोभा पर बाय स्टिल किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 930 का। ओके, तो यहाँ पे शोभा लिमिटेड पे आपका 946 पे बाय है,
और रियल एस्टेट स्पेस में। अच्छा, अब चलते पहले आशीष चतुर्वेदी जी के पास, उसके बाद रियल एस्टेट को एक बार फिर से खंगालने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया इस वक्त का और मिड कैप फंडा? तो इसमें वीरेंद्र हमने एक कंपनी आइडेंटिफाई की है जो कि मिड कैप साइड में मेटल कंपनी, और मेटल पे जैसे अभी बात चल रही थी काफी एक अच्छी स्ट्रेंथ जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में देखने को नजर आ रही है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक श्याम मेटलिक्स करके कंपनी है, 465 पे इस समय ट्रेड कर रही है। टेक्निकली आप देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा बेस स्टॉक में करीब 440 से 50 के जोन में बनाया है। इन सपोर्ट पे अगर से स्टॉक अपने आप को होल्ड करता है तो हमारा मानना है कि 520 से 530 तक की जगह स्टॉक में बनती है। इसमें जो हमें चीज पसंद आई सबसे बड़ा कि केपेक्स प्लान बहुत बड़ा चल रहा है। इनका जो सेकंड फेज ऑफ एक्सपेंशन है वो करीब करीब 3900 करोड़ का कर रहे हैं, और जिसकी वजह से जो फिनिश्ड स्टील की इनकी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 4.4 मिलियन टन की हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही बड़ी कैपेसिटी एक्सपेंशन है। साथ ही साथ ये कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर में काम करते थे, जैसे कि टीएमटी और वायर रॉड का बिजनेस, जिसका कंट्रीब्यूशन अगर से आप देखेंगे 2019 में मात्र 16% था, 2022 में वही नंबर बढ़ के 39% आ गया, जिसकी वजह से मार्जिन्स काफी इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही साथ कुछ नए सेगमेंट्स है, जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, फ्लैट कलर कोटेड प्रोडक्ट्स हो गए, या एल्यूमिनियम बैटरी फॉइल्स हो गई, जिनकी बहुत ही अच्छी डिमांड है और यहाँ पे मार्जिन्स भी काफी स्ट्रांग है। तो इसको देखते हुए हमें लगता है कि कंपनी 18% के ऊपर की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बनाएगा, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 13 से 17% की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी। नेट डेट टू एबिटा भी कंपनी बिलो 1 है, तो जो कि बहुत ही कंफर्टेबल नंबर है बीइंग अ कमोडिटी कंपनी। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि ये कंपनी श्याम मेटालिक्स एक अच्छा शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक अपसाइड दिखाता हुआ नजर आ सकता है। ओके, चलिए चारों के चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। और अब मानस ने सबसे पहले लिया जीएनएफसी का 710 का कॉल ऑप्शन 19 रुपये के स्टॉप लॉस और 42 रुपये के टारगेट के साथ। राजेश जी की पिक है आईटीसी एफएनओ सुपरस्टार में 447 के स्टॉप, 458 460 के टारगेट्स। शोभा है कविता जैन की टॉप पिक यहाँ पर 930 के स्टॉप लॉस, 985 के टारगेट्स। और आशीष चतुर्वेदी की पिक है श्याम मेटालिक्स। तो ये इस समय की 4 ट्रेड्स आपके लिए। मार्केट में अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग बढ़ रही है, खासतौर से बैंक निफ्टी में अब 44,770 पर। हालांकि मिड कैप इंडेक्स अभी भी उतना ही तेज़ी से बढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ स्टॉक्स में थोड़ी सी डिक्लाइन ज़रूर आई है। अशोक लेलैंड लेकर आइए एक बार ज़रा। अशोक लेलैंड इस समय करीब करीब 3% नीचे। ये देखिए ये किस तरीके से एकदम से नीचे आया अशोक लेलैंड। गाबा सर, ये आपके पोर्टफोलियो में है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आप हमेशा देते हैं, इस डिक्लाइन को कैसे देख रहे हैं आप? पॉसिबल है कि थोड़ा और भी नीचे आए, लेकिन जो सपोर्ट है, क्रूशियल सपोर्ट अशोक लेलैंड में मेरे ख्याल से वो करीब 165-170 के आसपास है, वहां पर एक बाउंस मिलना चाहिए। तो इट्स अ बाई मोड पर है, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कुछ प्रॉफिट बुकिंग है, इट शुड कम डाउन। अगर किसी को शॉर्ट करना है तो शॉर्ट कर सकते हैं, 180 का स्टॉप लॉस लगाइए। पॉसिबल है कि 172-170 ये जोन है, वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आशीष जी, आपका व्यू क्या होगा अशोक लेलैंड पर? बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से जिस तरह से स्टॉक ने 3-4 दिनों के लोज को ब्रेक किया है, और कहीं ना कहीं आप देखिए पूरी जो सीवी साइकिल है उसके अंदर में अपटिक आने के बावजूद भी टाटा मोटर्स एक बहुत ही रिलेटिवली बेटर प्ले रहा, और अशोक लेलैंड में हमने उस तरह की रिलेटिव स्ट्रेंथ नहीं देखी। तो हमारा मानना है कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक साइडवेज ट्रेंड में रहेगा, और अभी जो डिप है ये शायद हो सकता है 172 तक आए। 172 पे अगेन एक अच्छा सपोर्ट है, तो वहां पर पे स्टॉक का बेस बने। बट द पॉइंट इज कि इसका एक अंडर परफॉर्मेंस जो मेरे हिसाब से ऑटो के अंदर में जो बाकी स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे टाटा मोटर्स की बात करें या दूसरे जो ऑटो के अंदर में एम&एम या आइशर की बात करें, तो उनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ मुझे कहीं ना कहीं अशोक लेलैंड में मिसिंग नजर आती है। थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पर मोमेंटम का अभाव है। और अच्छा, ऑटो स्पेस में रहते हुए ऑटो एंसिलरी, टायर्स और बैटरी स्पेस पे रहे, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आता कि इस कार्यक्रम में अब तक कोई एक्साइड पे कमेंट हुआ है। बट एक्साइड बहुत अच्छी, अगर आप देखें जिसे कहते हैं ना फोर्स को रिकरेक्ट करना। देखिए, मैं अब इस क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से या फिर अगले आधे घंटे के ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से किसी भी लिहाज से बात नहीं करूँगा। बट हमने देखा है कि जिन स्टॉक्स ने अपने प्रीवियस हाई को इस बार काटा है, स्पेशली मिड कैप में बड़ी फोर्स से ऊपर की तरफ गए हैं, उसमें रुचित आपकी राय एक्साइड पे क्या होगी? 21 सितंबर 2018 का स्विंग हाई काटने के बेहद नज़दीक है स्टॉक का। हालांकि ये चल काफ़ी चुका है। अब दिक्कत यह है कि 12 मई को इसका भाव था करीब करीब 130 रुपये, नाउ इट्स 294 द हायर साइड। आपका व्यू यहाँ पर?
तो यहाँ पे ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है। हमने हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर भी देखा है और जो प्रीवियस स्विंग हाई भी क्रॉस किया उसके बाद अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो डेली एवरेज से बेहतर वॉल्यूम्स भी हो रहे हैं। अब यूजुअली जब नो स्टॉक्स ऐसे ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो टेक्निकली प्रीवियस करेक्शन के कुछ रिट्रेसमेंट लगा के टारगेट प्रोजेक्शंस किए जा सकते हैं। जो 303 305 के अराउंड के टारगेट्स नो शॉर्ट टर्म के टारगेट्स नो ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से आ रहे हैं। सो आई थिंक ये मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगा, तो 303 305 के लेवल्स शॉर्ट टर्म में स्टॉक में एक्सपेक्ट करें। और सबसे बेहतर ये है कि 20 ईएमए को स्टॉक का नोट तोड़ नहीं रहा है पिछले कुछ दिनों से, तो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो 20 ईएमए फिलहाल 278 के आसपास प्लेस्ड है, तो उसके नीचे कोई भी पोजीशंस पे स्टॉप लॉस लगा के ये ट्रेंड को राइड करना चाहिए। राइट, और आप देखिए अपोलो टायर्स एग्जैक्टली सेम थिंग। आई मीन जब पूरा ऑटो चल गया तो एंसिलरी रियल और आपका बैटरी टायर सब चल रहा है। लुक एट अपोलो टायर्स ने मिड अक्टूबर में 20 अक्टूबर तक ऐसी गिरावट थी कि 2 डेमा को छू लिया था। अब ये भी एक बार फिर से डे हाई पर, और अब क्या कर रहा है, अब आपकी स्क्रीन पे जो प्राइस है दैट्स एन ऑल टाइम हाई। अपोलो टायर्स इसके करियर का सर्वोच्च स्तर है। मानस, आपका व्यू? बेहतरीन सेटअप बेहतरीन है, बस ये है कि आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मैनेज करना पड़ेगा। आपका व्यू इस वक्त अपोलो टायर्स पे? बिल्कुल, देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है क्योंकि अगस्त के हाईज को भी स्टॉक ने ब्रीच किया है। हाई टॉप हाई बॉटम का ट्रेंड है और आज ब्रेकआउट पे हमें थोड़े बेहतर वॉल्यूम भी देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक यहाँ से आपको 30 से 40 रुपए का अप देखने को मिल सकता है और अभी भी करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करनी चाहिए। 430 रुपए के नीचे आपको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाना है और जो टारगेट आपके रहेंगे वो 470 से 475 के रहेंगे। उम्मीद कर सकते हैं आपकी आने वाले 1 से 2 हफ्ते में ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। ओके अच्छा, अब ज़रा एक बार लेकर आइए आप कैनफिन होम्स। वीरू, हम कल ही बात कर रहे थे कि हाउसिंग फाइनेंस एक सेक्टर रह गया जहाँ पर अभी थोड़ी सी बाइंग शायद बाकी है आनी, और अब कैनफिन होम्स में इस समय देखिए 4% की रैली इस समय। कैनफिन होम्स अच्छा मोमेंटम। आशीष जी, कैनफिन होम्स है पोर्टफोलियो में? है तो नहीं अनुज, पर स्टॉक बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। पहले काफी समय तक इसको हमने होल्ड भी किया था और कुछ ही समय पहले इसके अंदर से हम एग्जिट किए थे। तो पर अभी जिस तरह से टेक्निकली आज ये ब्रेकआउट हुआ है, ये क्लियरली एक बहुत ही डिसाइसिव ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। 900 रुपए के जो पुराने ऑल टाइम हाई के जोन है उसको ये रिटेस्ट करेगा टेक्निकली, और मेरा मानना है कि अब तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। 785 पे ही एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही डिसाइसिव वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एनबीएफसीज में एक अच्छी ट्रेंड नीचे के लेवल से बनना शुरू हुई है, तो वो कैनफिन होम्स में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। कैनफिन होम्स अच्छा मूव देता हुआ, डे हाई के जोन में आके ट्रेड करता हुआ, मतलब बात कल ही हो रही थी। और LIC हाउसिंग फाइनेंस को लेके आई है स्क्रीन पे, और 490 460 ये 3 दिन में गजब चला, और आज जो इसका इंट्राडे हाई था करीब 505 की ट्रैजेक्टरी तक किया है ये। अब भारत फौज को एक बार आप देख लीजिए, वो भी अच्छा मूव देता हुआ, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और लीजिए, हम जिस नोट पे बातचीत ज़्यादा कर रहे थे दैट्स FMCG, उसमें नेस्ले भी अब अभी मेरे स्क्रीन पे थोड़ी हरकत थी। टिक बाय टिक चार्ट लेके आइएगा, अभी एक बार हल्का सा टिक बाय टिक चार्ट लेके आएंगे। मॉर्निंग स्विंग हाई करीब 24,350, उसको ऑलमोस्ट फिर से रीटेस्ट करने की तैयारी करता हुआ। तो अच्छे मूव आ रहे हैं इस वक्त FMCG में। एक नेस्ले पे प्राइस आउटलुक ले लेते हैं, उसके बाद क्योंकि हम बिग मार्केट वॉइसेस की तरफ बढ़ेंगे। आपकी राय इस वक्त राजेश सतपुते जी, नेस्ले पे क्या होगी, और यहाँ पे ब्रेकआउट पॉइंट क्या होगा? ये रेंज ये मेंटेन कर रहा है ऑलमोस्ट मिड अक्टूबर से। वीरेंद्र जी, देखिए नेस्ले का अगर ब्रेकआउट पॉइंट देखे तो मेरे हिसाब से ये 24,500 24,550 ये क्लस्टर है। ये क्लस्टर अगर इसने निकाला तो फिर मुझे लगता है कम से कम 500 पॉइंट का स्विंग मिलेगा। तो लॉन्ग करना है तो ब्रेकआउट के बाद करें। इन दैट केस योर स्टॉप लॉस विल बी 24,500 इन फ्यूचर। तो ब्रेकआउट 50 पॉइंट ऊपर है। चलिए अब एक काम करते हैं, आज थोड़ा डीलिंग रूम चेक थोड़ा जल्दी ले रहे हैं हम। यतिन के पास चलते हैं, जानते हैं कौन से 2 स्टॉक्स में आज उनको डीलर्स खबर दे रहे हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। 2 स्टॉक्स जो आज फोकस में, और डीलर्स को लगता है कि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से थकान लेगा, और 2 स्टॉक्स जो उनको लगता है कि ओवरबॉट है और जहाँ आपको सेलिंग दिखाई दे सकती है। सबसे पहले HPCL और RSI के लिहाज से देखें या जो रनअप हुआ है पिछले दिनों में वो उसके लिहाज से देखें तो डीलर्स को लगता है कि ऊपर के लेवल पे काफ़ी ज़्यादा सप्लाई आती हुई दिखाई पड़ रही है,
और यहाँ एक एसटीबीटी का ट्रेड वो सुझा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को 2 से 3% के डाउन साइड के लिए। और अगर हम बात करें ओपन इंटरेस्ट की तो थोड़ा बहुत यहाँ चेंज देखने को मिल रहा है शॉर्ट साइड की तरफ। दूसरा स्टॉक जो डीलर्स के रेडार पे है वहाँ भी आज स्टॉक में थोड़ा बहुत प्रेशर है, अशोक लेलैंड। और कमर्शियल व्हीकल सेल्स अगर हम बात करें तो अनुमान था 5-6% बढ़ने की, इसके बदले लगभग 4% कम आई हैं साल दर साल बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं ये जो कमर्शियल व्हीकल डेटा है वो खराब आया है अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स दोनों के लिए, और उसके चलते टाटा मोटर्स के शेयर्स में एफआईआईज आज बिकवाली कर रही हैं और डीलर्स को लगता है कि यहाँ 170-174 तक के लेवल्स आ सकते हैं नीचे की तरफ। तो यहाँ भी डीलर्स दिसंबर फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग करवा रहे हैं क्लाइंट्स को। ओके, अशोक लेलैंड, जी हाँ बिल्कुल, सीवी सेल्स काफ़ी ख़राब थे इस बार और अशोक लेलैंड में एक हल्का सा ब्रेकडाउन भी आपको आज देखने को मिला इसकी वजह से। तो ये एक स्टॉक और HPCL यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रेशर। यतिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेकर लौटेंगे और दीपन मेहता जुड़ेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। चलिए अब बात करते हैं बाज़ार जो नए शिखर पर है उस पर। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया है और क्या करना चाहिए इस समय ऑल टाइम हाई मार्केट पर? क्या यहाँ कॉशियस रहें या क्या ये तेज़ी की अभी शुरुआत तो नहीं, क्या हम मिडिल ऑफ एक तेज़ी में हैं, ये जानते हैं दीपन मेहता से। दीपन, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहला व्यू, जिस तरीके से मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया और एक वन वे रैली आई 18,800 से लेकर 20,200 तक, अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? गुड आफ्टरनून अनुज, और आपके शो पर इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो थोड़ा कॉशियस हो गया हूँ और इस लेवल पर थोड़ी सावधानी की ज़रूरत है। सर्टेनली आई थिंक स्टॉक प्राइसेस आर मूव स्लाइटली अहेड। शायद दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड आउटकम ऑफ द स्टेट इलेक्शंस, और आज की जो GDP की खबर आई दैट आल्सो हैज बूस्टेड द सेंटिमेंट। पर इस लेवल पर मैं फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहता हूँ, थोड़ी बहुत हल्का होना चाहूँगा, एटलीस्ट ट्रेडिंग पोजीशंस, and one should try and get a little bit of cash क्योंकि एक correction can be expected at any point of time। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो valuations थोड़े expensive ही है for the good quality businesses, so from that perspective I would like to be a bit cautious and let's just wait and watch and see how the situation evolves। लेकिन अगर आपको खरीदारी करनी है और आप कैश में है तो go for the large cap stock, जैसे HDFC बैंक है, Reliance है, Larsen & Toubro है, Infosys, TCS, जो FIIs के फेवरेट स्टॉक्स है ना, आई थिंक यू मे सी सम गुड आउट परफॉर्मेंस ओवर देयर रादर देन स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स। तो कॉशियस हैं आप इस समय, सबसे ज्यादा कॉशियस कहां पर हैं? कौन से एरियाज में आपको पर्टिकुलरली डर लग रहा है? ऐसे कोई खास एरिया नहीं है। फॉर एग्जांपल आई थिंक केमिकल्स डिडंट कम आउट विद गुड सेट ऑफ नंबर्स फॉर द सितंबर क्वार्टर, तो उस सेक्टर पर हमारा थोड़ा आउटलुक नेगेटिव है। Apart from that, I don't think any sector per outlook negative है, but it's just that overall stock prices have moved up significantly। Defense देख लीजिए, PSU stocks देख लीजिए, या फिर select technology stocks देख लीजिए, even within the consumer space, a lot of I think थोड़ा ज़्यादा करके एक उछाल आ गया है। There's too much of exuberance, और थोड़ी trading positions also we gather on the higher side। So no specific industry, but it's just के मार्केट थोड़ा अभी लग नहीं रहा है कि इस लेवल से आप खरीदेंगे तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिलेंगे for the next 2-3 months also। जी अच्छा दीपक जी, बिल्कुल सही आपकी आपकी बात बिल्कुल सर आंखों पर कि अब कोशिश होना चाहिए, सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। बट अभी पिछले 20 दिन से जो हमारा डिस्कशन विशेषज्ञों से हो रहा है, तो एक आम धारणा, एक कॉमन सेंस ये भी कह रही है कि इट्स बेटर एंड सेफ टू चेज लार्ज कैप्स जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। फॉर इंस्टेंस HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, इवन फॉर रिलायंस। हालांकि मैं अपने शब्द को जोड़ने के साथ साथ एक डिस्क्लेमर भी दूंगा कि इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। बट आपकी धारणा ये है क्या कि लार्ज कैप्स ज़्यादा अच्छे हैं इस वक्त चेज करने लायक या फिर बने रहने लायक? देखिए मेरे हिसाब से इफ यू वांट द इवन द स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स टू मूव अप, अगर आप उसमें भी आप और भी उछाल देखना चाहते हैं तो पहले लार्ज कैप्स बढ़ने चाहिए। एंड ऑफ द डे प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल वैल्यूएशन में कोरिलेशन तो जरूर रहता है बिटवीन लार्ज कैप इंडेक्स स्टॉक्स एंड स्मॉल मिड कैप कंपनीज, और ये जो गैप है वो बढ़ गया है। सो the upper I would say for movement, upper movement जो gap है, जो space है for small mid cap,
that will only increase once large cap stocks start to do well and index starts to do better. तो ऐसे भी हो सकता है कि आज हमारा व्यू कॉशियस है, थोड़ा सावधान है, लेकिन इंडेक्स can keep on moving up because of 5-10 of the large index based stocks, and you could have a more concentrated rally in 4-5 maybe 10 stocks as we had seen 2-3 years ago. So आपको इंडेक्स बढ़ते दिखेगा, but you may see correction in small mid cap companies. That also is a phenomena which is quite realistic and which can take place. दीपन सर, ये तो मेरा एक हर बार जब आप आते हैं ना तो क्वेश्चन होता है, क्या फ्रेश ऐड किया, कौन सी मैनेजमेंट से मिले, क्या बात हुई, या फिर क्या एग्जिट किया, क्या निकाला, ये तो बताइए कुछ खुल के। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ खास किया नहीं है। एक दो आइडिया शायद दे सकता हूँ। सो वन वी हैव विद यूजुअल डिस्क्लोजर, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है गेटिंग मर्ज्ड इनटू उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इस पर जो पूरा माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है उस पर हमारा आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है। तो शायद इस कंपनी में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। वैल्यूएशन सस्ते है, और जो भी उनके एनपी रेटेड प्रॉब्लम्स थे, नाउ दे आर वेल बिहाइंड द कंपनी, सो वी आर पॉजिटिव ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी भी कैपिटल गुड्स पर हमारा व्यू पॉजिटिव है, जैसे कि वीएटेक वबैग है, या प्राज इंडस्ट्रीज है, आईएस करके आईएसजेक करके एक कंपनी है, वहां पर व्यू हमारा पॉजिटिव है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट उनकी जो ऑर्डर बुक पोजीशन है दैट इज फॉर मेनी ईयर्स, तो अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। और आईटीडी सीमेंटेशन भी अगर आपने देखा है, हाल ही में बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है उनको। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर एंड ओपन्स अप न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर दैट कंपनी। That's also a company which we are quite positive on and we have invested in. So that's where we are looking at it. And मेरे ख्याल से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहेंगे with a 3 to 6 month type of outlook, जो large cap IT companies है, they may do pretty well over the next 2-3 quarters or so. क्योंकि अगर US markets में थोड़ी stability आ जाती है और Nasdaq बढ़ने लगता है, then certainly large cap IT which has been an underperformer, that may play catch up. ओके अच्छा दीपन जी, ये जो जितनी भी लिस्टिंग हुई रिसेंटली, सबने एक दिन में पैसा डबल कर दिया या 2 दिन में। टाटा टेक या इरेडा या फिर इवन आज की जो लिस्टिंग थी, इसमें से किस में आपने लगाया, किस में आपको अलॉटमेंट मिला और किस पर आप बुलिश हैं? एक भी नहीं अनुज, एक भी हमने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि ये होता है कि मिलते नहीं है शेयर्स, एंड एचएनआई कैटेगरी हो या रिटेल कैटेगरी आपको अलॉटमेंट मिलता है, वो अलॉटमेंट भी बहुत ही कम रहता है। तो फ्रॉम द पोर्टफोलियो स्टैंड पॉइंट डजंट मेक सेंस टू गो फॉर एनी ऑफ दीज आईपीओज। हाँ, लेकिन 6-12 महीने के बाद सर्टेनली ऑल दीज आईपीओज व्हेन दे कूल ऑफ एंड वी हैव सीन 3-4 गुड क्वार्टर्स, फिर उस टाइम आप जरूर से निवेश कर सकते हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग आई जस्ट वांट टू बी अ बिट कॉशियस। जैसे कि एक और मैं उदाहरण देता हूँ आपको, लैंडमार्क कार्स, यू नो, इट गॉट लिस्टेड अबाउट अ ईयर अगो और सो। Now, after 6-8 months of seeing the performance, that stock is also looking quite interesting. And as a measure of disclosure, we and our clients have invested in it. तो मेरे ख्याल से जो डेप्थ है इंडियन मार्केट्स की, जो चॉइस है, वो phenomenally बढ़ चुकी है because of this IPO mania. But let the dust settle down. 3-4 quarters आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस क्या आती है कंपनीज की, and then you know if it is looking good, valuations are reasonable, अगर आपके पास margin of safety भी मिलती है, then you can look at buying into these companies. But right now, on listing, based on the performance or trading 12-month earnings per share, a lot of the IPOs are more expensive than the listed players. कि बिल्कुल नहीं, ये बात तो आपने सही कही। खैर काफ़ी दिक्कत आती है यहाँ पर लोगों को। अच्छा बाय द वे, एक बार जरा कोलगेट का चार्ट लेकर आइए, कोलगेट का एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए। मैं जरा दीपन से अगला सवाल पूछूं इससे पहले एक बार जरा मुझे एक चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। एकदम से यहाँ पर मोमेंटम आया बहुत शानदार, और आप करीब 4% ऊपर यहाँ पर ये स्टॉक। दीपन, पीएसयू बास्केट में कोई स्टॉक आज, जैसे एनटीपीसी आज फिर 6% ऊपर, पीएफसी, आरईसी, इन सब में एक शानदार मोमेंटम है। कोई स्टॉक जो इस बास्केट में पावर, पीएसयू पावर या इस टाइप का कोई स्टॉक जो पसंद हो आपको? No, I think BHEL also looks quite interesting. If you ask me, I don't know what it has done today, पर इसमें भी काफी सालों बाद देखिए कि ऑर्डर बुक पोजीशन अच्छी बिल्डअप हो रही है। और जैसे मैंने पहले ही बताया कि वे वेरी पॉजिटिव ऑन दिस केपेक्स साइकिल एंड हाउ इट इज शेपिंग अप। तो सर्टेनली BHEL आल्सो इज अ क्वालिटी प्लेयर ओवर देयर। और जो पहले की जो रिस्क फैक्टर्स थी, जो कंसर्न्स थे कि दे विल नॉट गेट ऑर्डर्स इन द पावर सेक्टर, स्पेशली थर्मल पावर, those gradually we are seeing some
risk factor on that account receding. So yeah, within the PSU space, this looks quite interesting to me. But apart from that, जैसे कि PFC है या REC है, these are also great companies. I think इनकी price to earnings और price to book multiple अभी re-rate हो रही है कई सालों के बाद. और on the whole, under the Modi government, we have seen that PSUs have started to become more responsive. They have become more profit oriented. And of course, certainly they have started to create value for the majority shareholder, which is the government, and the minority shareholders. और जो PSU की जो उनकी अलग से advantage रहती है because of PSU status, I think they are taking full credit for that, and they are managing the strategies and business model based on the status of PSU and what benefits come with that. बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. चलिए अब एक काम करते हैं, अब बात करते हैं आज रिलीज़ हुई 2 फिल्मों की और उनसे क्या इम्पैक्ट आ सकता है लिस्टेड प्लेयर्स पर. विकी कौशल की सैम बहादुर और रणबीर कपूर की एनिमल आज सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई हैं और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाका मचाने को तैयार हैं. लेकिन एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखें तो एनिमल फ़िलहाल सैम बहादुर पर हावी होती हुई दिखाई दे रही है. और जो मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया.com पर रिपोर्ट पढ़ रहा था कि फर्स्ट डे कलेक्शन शायद 50 करोड़ के पॉसिबल हैं एनिमल में, और उसका ट्रेलर भी काफ़ी एक्स्ट्रॉर्डनरी था. सैम बहादुर एक ऐसी फिल्म है जो माना जा रहा है कि अगर चलेगी तो वर्ड ऑफ माउथ से चलेगी. इलारा सिक्योरिटीज़ के करण तौरानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं. करण, गुड आफ्टरनून. तो क्लियरली दिन बदले हैं एग्जिबिटर्स के, और ये साल मेरे ख्याल से हिस्ट्री में बेस्ट रहा है क्योंकि 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, पठान, जवान और गदर 2, और अब एक और जुड़ने की तैयारी हो रही है. किस तरीके से देख रहे हैं आप इन रिलीजेस को? हाय. तो अगर हम बात करें इन रिलीजेस की तो दिसंबर का जो मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. एनिमल और सैम बहादुर दोनों ही बड़ी बजट, मीडियम टू लार्ज बजट की फिल्म्स है, तो दोनों में अच्छा अट्रैक्शन दिखता है. और इसके आगे सलार और डंकी जैसी मूवीज़ भी आ रही है जो बहुत ही लार्ज बजट मूवीज़ है. बट ये कंसिस्टेंसी की एक प्रॉब्लम अभी तक है. अगर हम बात करें गदर के बाद से हमने ऐसी कोई बड़ी पिक्चर नहीं देखी है. गदर, जवान, ये जो पिक्चरें चली थी, जवान के बाद कोई बड़ी अच्छी पिक्चर नहीं देखी है हिंदी में जिसमें सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस किया है. टाइगर पिक्चर थोड़ी चली थी बट वो थोड़ी बिलो पार थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस. तो पिक्चरें चल रही हैं बट जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मूवीज में कि अगर हर 3 हफ्ते एक ब्लॉकबस्टर मूवी आए, वैसा नहीं हो रही है. हर 2 या 2.5 महीने पिक्चर चल रही है जो बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है. ओके, तो फिर इस समय पीवीआर आइनॉक्स को आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि एक सबसे बुरा वक्त देखा इन्होंने कोविड के बाद, लेकिन अब क्लियरली बैक टू द बेस्ट और टिकट प्राइसेस भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गई हैं. मतलब 1500 से 2000 की टिकटें ओपनिंग वीकेंड पे एटलीस्ट. तो अगर हम बात करें जो Q2 क्वार्टर था इनका, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वार्टर था. वहाँ पे इनका जो ऑक्यूपेंसी लेवल था वो प्री कोविड तक पहुँच चुका था, जो कि 32% की ऑक्यूपेंसी थी. बट क्लियरली ये सस्टेनेबल नहीं रहा है. अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में तकरीबन 30 से 35% का फॉल आया है हमारे हिसाब से ऑक्यूपेंसी लेवल्स में, बिकॉज टाइगर 3 को छोड़ के कोई पिक्चर चली नहीं है. हॉलीवुड मूवी भी कोई बड़ी पिक्चर थी नहीं. रीजनल में भी आई थिंक लियो को छोड़ के कोई पिक्चर चली नहीं. तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स इनमें है कि कंसिस्टेंसी का इशू है, और जब तक मूवीज कंसिस्टेंटली नहीं चलेगी तब तक इनका वैल्यूएशन मल्टीपल में जरा रीरेटिंग नहीं आएगा. बट नॉनदलेस अगर हम बात करें 1 साल पहले या कोविड जब सिनेमाज खुले थे तब से लेके अब तक सिनेमा इंडस्ट्री की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बेटर है. मेरे ख्याल से स्टेडी स्टेट में हम 70 से 80% लेवल पे चलेंगे प्री कोविड ऑक्यूपेंसी के अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें तो. लेकिन हमको 100% प्री कोविड ऑक्यूपेंसी पे कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये स्टॉक्स में अच्छा खासा अपसाइड है ये लेवल से. कि कंसिस्टेंसी एक इशू है, मतलब 2 बड़ी हिट के बीच में एक टाइम का जो डिफरेंशियल है वो थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पर अभी भी ख़राब है. लेकिन करण, मैं 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे यहाँ पे. एक तो जो पीवीआर ने अपने फूड्स एंड बेवरेजेस के प्राइसेस घटाए थे उसका, प्लस ड्यूरिंग वीक डेज मंडे टू थर्सडे जो इन्होंने प्राइस को रेशनलाइज किया था और कुछ स्कीम्स चलाई थी, उसका इम्पैक्ट क्या है? पड़ रहा है क्या अभी तक? वीक डेज में जो फुटफॉल है वो बढ़ रहे हैं क्या? तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट, वो सिर्फ 20,000 एडमिट्स के लिए था. तो बिकॉज ये स्कीम जो है पूरे ऑल इंडिया स्केल पे नहीं खोली है या लिमिटेशन के साथ खोली है,
इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम दिखेगा हमको। तो उसका नंबर 0.2-0.3% के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारे हिसाब से। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, इन्होंने जो एफएनबी में ऑफर्स दिए थे वो काफी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके हैं, बट ऐसा नहीं है कि फुटफॉल्स बढ़ रहा है एफएनबी की वजह से। फुटफॉल्स इवेंचुअली कंटेंट की वजह से ही आता है। ये कह सकते हैं कि बिकॉज कंटेंट अगर बेटर आ रहा है तो एफएनबी कंजम्पशन बढ़ेगा, बिकॉज एफएनबी की प्राइसिंग कम हो गई है। इन्होंने बहुत सारे ऑफर्स निकाले थे, प्लस अनलिमिटेड फिल पॉपकॉर्न की भी ऑफर निकाली थी। तो ये सब चीजों की वजह से आई थिंक जो एफएनबी स्पेंड पर हेड जो है वो तो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही चल रहा है। बट कंटेंट अगर कंसिस्टेंटली आएगा तो इसमें ज्यादा अपसाइड दिखेगा यहाँ से। ओके, अच्छा करण, ठीक है, आपकी बात एक बिल्कुल सही बात आपने कही थी कि दो हिट्स के बीच में जो एक डिफरेंशियल है वो थोड़ा सा अभी भी सेटबैक है। बट ये जो बीते 6 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजेस रहे और उन्होंने फुटफॉल एक छोटे समय के लिए भले ही बढ़ाया हो, बट एग्जैक्टली इन रिलीजेस ने बीते 6 महीने में प्राइस को डायरेक्शन क्या दी है? अगर मैं पूछूँ इन 2 क्वार्टर्स में एवरेज प्राइस कहाँ से कहाँ गया, कितना परसेंटेज हाइक लेने में पॉसिबल रहे हैं ये कंपनियां? तो अगर हम टिकट प्राइस की बात करें तो जेनडी लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर तकरीबन 8 से 10% का टिकट प्राइस हाइक दिखता आ रहा है। टिकट प्राइस हाइक में 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है कि इन्फ्लेशन लेड टिकट प्राइस हाइक, और दूसरा होता है कि मिक्स चेंज, जहाँ पे अगर कंटेंट प्रीमियम है तो उसकी प्राइसेस बहुत हाई होती है। जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल, ओपेनहाइमर जैसे मूवीज आई थी तो आपकी टिकट प्राइस उसकी वजह से भी बढ़ी थी। तीसरा एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी इन्होंने अडॉप्ट किया है वो डायनामिक प्राइसिंग का, कि जब भी सिनेमाज में अगर ऑक्यूपेंसी 30 या 40% के ऊपर हो जाती है तो इसकी टिकट प्राइसेस बढ़ जाती है। प्लस आई थिंक वीकडे वीकेंड में भी इन्होंने थोड़ा डिफरेंशियल प्राइसिंग अप्रोच देखा है, क्योंकि वीकेंड में क्राउड ज्यादा आता है, सो उनको प्रीमियम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो वीकडे में क्राउड होता है वो कम होता है, तो मे बी वो लोग लो टिकट प्राइस पाएंगे। तो ये सारी डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी को देखते हुए टिकट प्राइस में जो ट्रैक्शन है वो पोस्ट कोविड एरा में बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे हिसाब से टिकट प्राइस अगर हम एवरेज की बात करें पोस्ट कोविड एरा में तकरीबन 15 से 20% हाई चल रहा है वर्सेस प्री कोविड लेवल, जो कि बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब एक काम करते हैं, BTST या STBT कॉल्स लेना शुरू करते हैं। और ऑफ कोर्स अब रिवर्स ट्रेड मंडे को होगी। गाबा सर बताइए क्या ट्रेड लेके जाना चाहेंगे? आई थिंक मैं लूंगा शायद क्रॉम्पटन बढ़िया लगता है, 289 पर ट्रेड कर रहा है, स्टॉप होगा करीब 288, ₹2 का, 1-1.5 रुपए का है। ऑन द अपसाइड टारगेट 295 के क्रॉम्पटन। ओके, क्रॉम्पटन 288 के स्टॉप, 295 के टारगेट यहाँ पर रहेंगे। मानस आप क्या कैरी करेंगे? देखिए ITC को लेके जाएंगे। मॉर्निंग में मैंने इसको रिकमेंड किया था, 452 के टारगेट मेंशन किए थे, लेकिन आज के पैटर्न जिस तरह के बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि 460 बिल्कुल पॉसिबल है। तो ITC में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 444 का स्टॉप लॉस लगाइए, 460 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, ITC को बाय करके जाएंगे। बहुत दिनों बाद बहुत स्ट्रांग मूव। इनफैक्ट पूरा FMCG इस वक्त बस करता हुआ। अच्छा, कविता जी को स्क्रीन पे रखिएगा एक बार। कविता जी, एक बात है, जब भी आप किसी महिला के नाम का स्टॉक रिकमेंड करती हैं वो बड़ा गजब चलता है। कविता जी, जब आरती को कहा आपने, आरती चला। आज आपने शोभा कहा, शोभा अभी कुछ देर पहले ही 960 to 30 का हाई लगा के आया। अच्छा, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। कोई और नाम है क्या आपके पास BTST के लिए? जो BTST के लिए मेरे पास नाम है, वहां पे बहुत सारी महिलाएं दिखती है। PVR आइनॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है एज BTST। सो 1748 डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का बहुत ब्यूटीफुल ब्रेकआउट दिया है काउंटर ने, और ऑलरेडी मोमेंटम लिए हुए है फ्रॉम लास्ट 2 डेज। 1748 के लेवल पर है, 1780, 1820 ये पोजिशनल टारगेट होंगे फॉर अ डे और 2। इस स्टॉक को लेकर जाना चाहिए। 1720 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, PVR आइनॉक्स 1740 पे आप बाय करके ले जाएंगे और सैम बहादुर और एनिमल्स का पूरा फ़ायदा उठाएंगे आप, और 1741 पे ट्रेड करता हुआ आप। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी वीरो, कैनफिन होम्स में खरीदारी की सलाह रहेगी BTST के लिए। 4 महीने के कंसोलिडेशन के बाद आज पहली बार 800 के ऊपर के क्लोजिंग हम ये स्टॉक में आते हुए देख रहे हैं। वॉल्यूम्स डेली एवरेज से काफी बेहतर है। सो आई थिंक ये ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली एक अच्छा मूव हम नेक्स्ट 1-2 दिनों में इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 797 के नीचे स्टॉप लॉस होकर खरीदारी करें 845 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए राजेश जी, आपका BTST STBT ट्रेड क्या रहेगा?
BTS से रहेगा अनुज जी। अनुज जी देखिए, मेरी नज़र है हेवल्स पे। मुझे लगता है आज हेवल्स में एक अच्छा फाइट हुआ है एक लेवल के लिए, 1300 1310, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट था। मुझे लगता है जाते जाते जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग रैली मिलेगी कल, तो हेवल्स लेके जाइए। स्टॉप लॉस होगा 1300 का, और जो टारगेट मुझे दिखता है वो रहेगा 1360 से 1380। ओके, हेवल्स आपने बाय किया है। समित, आपका ट्रेड? देखिए, पावर स्टॉक्स में लगातार हम एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं। टाटा पावर ऑलमोस्ट उसके मल्टी हाइज के आसपास ट्रेड हो रहा है, तो उसके साथ हम जाना चाहेंगे। इसमें 286 का टारगेट होगा नेक्स्ट वीक के लिए, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 271.5 का रहेगा। ओके, चलिए सारी BTS कॉल्स पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, आज सुबह एक बहुत फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन हुई थी हमारी गौतम दुग्गड़ के साथ मार्केट्स और स्टॉक्स को लेकर। भले ही नया हाई लगा हो, लेकिन इन लेवल्स पर भी एटलीस्ट निफ्टी में डरने की ज़रूरत नहीं है, ये कहना है गौतम का। और अगले 2 साल में 27 से 28 हज़ार तक के भी लेवल पॉसिबल है। आइए एक अंश सुनते हैं उस कॉन्वर्सेशन का। मुझे लगता है कि अभी भी मार्केट प्राइसिंग नहीं कर रहा है, स्पेशली लार्ज कैप्स पे। अगर आप देखें, निफ्टी पिछले 2 साल से सेम लेवल्स पे है, राइट। अक्टूबर 21 से अगर दिसंबर 23 का अगर आप बात करते हैं, हालांकि स्टैटिस्टिकली आप नए हाई पे हैं, बट 2 साल में कोई रिटर्न नहीं आया है लार्ज कैप में। इनफैक्ट आप इंडेक्स वाइज कॉन्स्टिट्यूएंट्स का अगर लिस्ट बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी में जो 65 से 70% वेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, उन्होंने या तो ज़ीरो रिटर्न दिया है या नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। सारा जो स्पार्कलिंग एक्साइटमेंट आया है वो मिड और स्मॉल कैप्स में आया है, राइट। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लार्ज कैप्स को कैचअप करना होगा, बिकॉज 70% मार्केट आप पीछे छोड़ के सिर्फ 30% मार्केट के साथ नया है कंटिन्यू नहीं हो सकता है। दूसरा, अगर आप फंडामेंटल्स की बात करें तो ग्रोथ, वैल्यूएशन, ये जो मेट्रिक्स है, इस पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव आज लार्ज कैप्स लगते हैं। निफ्टी का अगर आप बात करते हैं, आज हम 20,000 पे हैं। FY24 का EPS हमने अभी फिर से अपवर्ड रिवाइज किया बाय 1% टू 996 रुपीज़। FY25 का हमने रिवाइज किया 1140 रुपये पे। सो 1140 रुपये पे आप 17.5 या 18 के बीच में आप ट्रेड कर रहे हैं। आपका 10 साल का एवरेज वैल्यूएशन है 17.5 टाइम्स, सॉरी 20 टाइम्स। वी आर एट 17.5। 10 साल का एवरेज है 20 टाइम्स। तो हम अभी डिस्काउंट पे कर रहे हैं। ओके, इसको अलग तरीके से देखना होगा, बिकॉज पिछला 10 साल वो पीरियड था जहां पे आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज, जीरो इंटरेस्ट रेट काफी समय तक रहे, इसलिए इक्विटी वैल्यूएशंस भी ऊपर थे। तो थोड़ा बहुत उस पर डिस्काउंट होना भी चाहिए। वो तो अभी हम वापस लोअर साइकिल शायद शुरू कर देंगे ना, वो पॉसिबल है, बट जीरो पे नहीं जाएंगे। जीरो पे नहीं जाएंगे। अभी आप 5.5 पे इंडिया में कभी भी नहीं थे। नहीं, आई एम सेइंग ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबली अगर आपका इंटरेस्ट रेट लार्ज पार्ट ऑफ द लास्ट 10 years, द मार्केट विच सेट्स द इंटरेस्ट रेट इज US। वहां पे आपने जीरो रेट देखा कई साल तक। इसके वजह से दुनिया भर के इक्विटी मार्केट्स को एक वैल्यूएशन में सपोर्ट, बिल्कुल इंडिया को भी मिला। तो इंडिया का 10 year एवरेज पी अगर आप आज देखते तो 20 है। इसमें कई सारा कंट्रीब्यूशन लोअर मॉनेटरी, इजी मॉनेटरी पॉलिसी का रहा है, तो थोड़ा उससे कम रहना चाहिए। बट फिर भी 17.5 का जो पी आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है बहुत अट्रैक्टिव लगता है। दूसरा ही आप अर्निंग्स ग्रोथ पे, आपने 2020 से 2023 तक, FY20 से FY23 निफ्टी अर्निंग्स हैव कंपाउंडेड एट 23%। अब FY24 में हमारा अनुमान है 20% का, जो हमने बिगिनिंग ऑफ द ईयर से रखा था, अप्रैल से, जिसमें से फर्स्ट हाफ का अर्निंग्स ग्रोथ 30% हो चुका है। 1Q आपका 32% था। सेकेंड क्वार्टर का जो अर्निंग्स निफ्टी का ग्रोथ हुआ है वो 28% था। हमारा एस्टिमेट 21 था, जबकि आया 28। इस वजह से आगे के अर्निंग्स हमें अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं। बट हमारा फुल ईयर अभी भी 20 से 22% का रेंज है। फुल ईयर 20 से 22 का है, FY24 का। हाँ, और उसमें से फर्स्ट हाफ ऑलरेडी आपका 30% हो चुका है। तो सेकंड हाफ में हम भी थोड़ा सा मॉडरेशन पकड़ के चल रहे हैं कि 15% का ग्रोथ सेकंड हाफ में रहेगा। और 25 का क्या ग्रोथ लेके चल रहे हैं? 25 का 14% का ग्रोथ इस बेस पर, मतलब 25% ग्रो करेंगे 24 में, उसके बाद उसके ऊपर 14% 25 में ग्रो करेंगे। तो 2 साल का जो CAGR है FY23 to 25, ये करीबन 17 से 18% हो सकता है। तो रियलिटी में, क्योंकि हम अभी भी कई लोग मानते हैं कि मिड सेक्टर, मतलब मिड साइकिल में है तेज़ी की, क्या अभी भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपने एक रिसेंटली इनिशिएट कवरेज किया था सनटेक पर फॉर एग्जांपल, तो क्या वो आपका प्रेफर्ड पिक है? और ओवरऑल क्या व्यू है आपका रियल एस्टेट पर? एक्चुअली मिड साइकिल नहीं, अभी तो साइकिल चालू हुआ है। अच्छा, राइट, ऐसा मुझे लगता है। आई मे बी रॉन्ग,
2008-10 के बाद से 2021 तक 11 साल का आपका या 10-11 साल का स्लो डाउन था या डाउन साइकिल था। तो 1 या 2 साल में मिड साइकिल पे आप शायद नहीं आएंगे, राइट। दूसरा, जहाँ तक हमारी बात है, हमने आज सुबह फिर एक रिपोर्ट निकाला है रियल एस्टेट सेक्टर पे, जहाँ पे हमने हमारा जो नंबर है वो रिवाइज किया है। प्री सेल्स ग्रोथ जो सबसे बड़ा ड्राइवर होता है ऑपरेशनल फॉर रियल एस्टेट कंपनीज, हम जब साल चालू हुआ हमारा अनुमान था 15% का फुल ईयर प्री सेल्स ग्रोथ होगा हमारे कवरेज यूनिवर्स के 12 स्टॉक्स का। आज हम लिख रहे हैं कि 30% होगा। हम फर्स्ट हाफ में आपने देखा लॉन्चेस 26,000 करोड़ के हुए हैं हमारे 12 कंपनीज जो कवर करते हैं। सेकेंड हाफ में हमने नंबर लिखा है 82,000 करोड़ का, राइट। तो रियल एस्टेट में 2-3 चीजें हो रही है। काफी सालों का पेंटअप डिमांड है, अफोर्डेबिलिटी इंक्रीज हुआ है क्योंकि कंज्यूमर का इनकम ग्रोथ जरूर हुआ है पिछले 10 साल में, और प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी सालों तक फ्लैट थी टॉप सिटीज में। तो हमें लगता है ये जो साइकिल है ये काफी लंबा चल सकता है। इसमें हमारे जो प्रेफर्ड स्टॉक्स है वो है गोदरेज, प्रेस्टीज। ये 2 हमारे टॉप आइडियाज हैं, जिसमें से गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने मार्च के महीने में हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अराउंड 1050 रुपीज डाला था, वो हमें अभी भी अच्छा लगता है। बैंगलोर ओरिएंटेड कंपनीज पे भी हमारा एक पॉजिटिव व्यू है, और सब में हमने देखा सारे रिजल्ट्स ये क्वार्टर के अच्छे आए, कहीं कहीं पे नंबर्स अपग्रेड हुए, और सब जगह पे प्री सेल्स, लॉन्च, ये जो बेसिक ऑपरेशनल पैरामीटर्स होते हैं उसमें अपवर्ड रिवीजन करना पड़ा। जय, तो गौतम जी के साथ एक खास डेडिकेटेड डिस्कशन सुबह हुआ था। बहुत अच्छा डिस्कशन था ये, और आगे का आउटलुक आप सुन रहे थे इस डिस्कशन में। अब एक काम करते हैं, चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। इट्स 2268 और 44,885, बहुत रीजनेबल। थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अनुज हायर लेवल से हुआ, पर अनुज मैं रणनीति के साथ एक प्रश्न और पूछूंगा। अभी कुछ देर से पहले हम आईटीसी को देख रहे हैं, कोलगेट का देख रहे हैं, ब्रिटानिया को देख रहे हैं, एचयूएल को देख रहे हैं। क्या बाजार अपने लिए नई तेजी की कोई ना कोई खुराक जुटा रहा है, और इंडेक्स पे भी? मैं समझ गया था यही क्वेश्चन आने वाला है। और मार्केट में अब इस समय आइडियाज़ का अभाव है, तो बिल्कुल जैसा आपने कहा एकदम, अब आईटीसी देखिए, स्पेशलिटी केमिकल्स चले ना पिछले मतलब कितने टाइम, 1 महीने से चल रहे हैं वो, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी जगह बन गई है। तो ये क्लियरली एक जगह बन गई है, तो इसके लिए चल रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ। या तो मेरे थोड़े बाल झड़ रहे हैं या बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप इसके लिए कह लीजिए, मुझे ओल्ड स्कूल कह लीजिए, लेकिन थोड़ा सा मैं अभी भी एक बिलीव करता हूँ कि बड़े इवेंट्स से पहले थोड़ा कॉशियस होने में कोई बुराई नहीं। देखिए, हमारे व्यूअर्स ने बहुत पैसा बनाया है वीरू, कोई कंप्लेन नहीं कर सकता एक दिन की रैली मिस होने पे। 18,857, 18,900 से हम एक लॉन्ग गए थे, आपको याद होगा। पिछले पूरे महीने हमने इनफैक्ट वो 19,800 की कॉल, वो 100 रुपये वाली कॉल जो फाइनली जाके 350 रुपये पर बंद हुई, तो बहुत पैसा बनाया व्यूअर्स ने। 1-2 दिन अगर आप रुक जाएंगे ना, तो कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। मैं 1-2 दिन की रैली मिस करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं अब भी यही कहूँगा कि मैं मंडे के लिए कोई पोजीशन कैरी करना ठीक नहीं समझता। मंडे को एक फ्रेश व्यू ले लेंगे, 100 पॉइंट ऊपर सही। अच्छा, मंडे को एक ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा गैप अप हो जाएगा, क्योंकि मार्केट ने सब कुछ पचा लिया है। ये अब ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हाँ 3-0 आ गया बीजेपी का, मान लो, तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसा कुछ ये एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरे ख्याल से ऐसा होना बाकी नहीं है जो एक बड़ा गैप अप मिलेगा आपको। मार्केट ने बहुत कुछ पचा लिया है, तो अब नेगेटिव नहीं पचाया जबकि, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉशियस रह के मंडे को एक फ्रेश व्यू लेंगे। इस लेवल पर ना गलती भारी पड़ सकती है, असल में तकलीफ है ये। मतलब अगर यही 19,266 पर जा रहे होते हैं हम, तो मेरा व्यू अलग होता। हम 20,266 पर जा रहे हैं इस इवेंट में। इसके लिए मैं कह रहा हूँ एक बार बस देख लें, मंडे को फ्रेश व्यू लेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपने इंडस्ट्रीज पे व्यू सुन लिया, और अब चलते हैं, काम करते हैं हमारा वो खास कार्यक्रम खिलाड़ी नंबर 1, जिसमें हम रोज़ बरोज़ बात करते हैं अपने 3 मेहमानों से। और इस हफ्ते 3 जो मेहमान थे उसमें कृष्ण साहब थे, अमोल अथावले थे, प्रदीप होचंदानी थे। और अगर आप स्विंग के पर्सपेक्टिव से देखें तो फाइनली जो डिजिट्स हैं 6.73 फॉर अमोल, तो अमोल जी इस हफ्ते के विनर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अमोल जी, आप शुभकामनाओं के पात्र हैं इस वक्त, और बहुत बहुत शुक्रिया ये गेम शो खेलने के लिए। एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं, ये जीता है आपने अच्छे मार्जिन से। बताइए आपका एक व्यू नेक्स्ट वीक के लिए क्या रहेगा, और आपको अगर मैं फिर रखूं इस गेम शो में नेक्स्ट वीक, तो आपके सेक्टर और 2 स्टॉक्स कौन से होंगे, बहुत संक्षेप में? आई थिंक जैसे कि अनुज जी ने कहा, मैं तो सहमत हूँ उससे कि ये थोड़ा सा 1-2 दिन ट्रिकी है। वो अगर हम सेक्टर वाइज भी देखते हैं तो आई थिंक मुझे एक एफएमसीजी जो आज चला है उसमें थोड़ा सा एक्टिविटी
और बढ़ने के चांसेस है। और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक है जो ओवरसोल्ड है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में अच्छा खासा रैली यहाँ से आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस गेम शो में शामिल हुए और सारे दिन ये गेम शो खेला आपने और आपके स्क्रीन पर उनके जो कुछ बेहतरीन ट्रेड्स थे, सोनेटा सॉफ्टवेयर, इंडियबल्स हाउसिंग फाइनेंस, कोफोर्ज, अपोलोटास, जो कि आज अपोलोटास डे हाई पर बंद हुआ, ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया एंड हैव अ नाइस वीकेंड। अमोल, अब आते हैं एक बार आज की ब्रेथ पर, और ब्रेथ क्या कह रही है डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पे लिखाइएगा। सीरीज का पहला दिन और मार्केट ब्रेथ कैसी रही, एडवांस डिक्लाइन रेशियो इन डेरिवेटिव्स, लॉन्ग शॉर्ट, ये आपकी स्क्रीन पे आएगा। इट्स निफ्टी करीब करीब 20,262 के जोन में हम क्लोज होते हुए, लॉन्ग 5266 में शॉर्ट कवरिंग। मैं आपको सुबह भी एक चीज़ दिखा रहा था, इनफैक्ट क्लोजिंग में भी बहुत सारे स्टॉक्स जो कि 52 वीक हाई पे जा रहे थे, इस दौर के हाई पे थे, उनमें ओआई नीचे शेड हो रहा था, दैट मीन्स शॉर्ट कवरिंग। तो आज जिस रेंज में, जिस ट्रेजेक्ट्री में हम खुले, बहुत सारी पोर्शंस जो रोल ओवर हुई वो आज कट रही थी। लॉन्ग 52, 66 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 31 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 35। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। डिक्सन इस दौर का हाई, मेरे ख्याल से इट्स ऑल टाइम हाई। ऑल टाइम हाई फॉर कोलगेट, जी एंटरटेनमेंट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ। कोलगेट के लिए मैं आई थिंक थोड़ा सा श्योर हो लेता हूँ। कोलगेट 2278 पे, यस इट्स ऑल टाइम हाई। कैनफिन होम्स अच्छा मूव, एनटीपीसी 3.25% ऊपर रहा, लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पे हुआ। आगे अगली स्लाइड में आते हैं, दैट्स शॉर्ट कवरिंग। पीवीएफसी, आरईसी जनाब, इस वक्त ये किसी और ही अगर आप देखें दुनिया में है, और सेम इज द केस विद एचएएल, आज स्ट्रॉन्ग मूव, और ये जिस ट्रेजेक्ट्री बंद हुआ, इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री। ऑल टाइम हाई एक्सिस बैंक, तो 1 2 3 4 स्टॉक्स आप समझ लीजिए, मतलब लोग इसमें भी शॉर्ट थे, ठीक है। बाकी अशोक लेन, एमसीएक्स, टाटा कम्युनिकेशन, हीरो मोटोकॉर्प, ग्रैन्युअल्स, आज यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट बिल्डअप हुआ, हायर लेवल से थोड़ा सा ट्रिम हुए स्टॉक्स। और लास्ट स्लाइड में जाएगी लॉन्ग अनवाइंडिंग की फिगर्स। आज सिंजन बैकफुट पे था, एबीबी कल के बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद आज बैकफुट पे, सिप्ला, इन्फोएज और एचडीएफसी लाइफ कुछ बैकफुट पे रहे। कुछ स्टॉक्स जो कि अंतिम दौर में आके बहुत स्ट्रॉन्ग मूव देखे गए, और आई थिंक उनके इस मूव को आपको वाकई आई थिंक स्क्रीन पर रखना पड़ेगा। एक लेके आइए आप रिलायंस ने भले ही पूरे दिन कंट्रीब्यूशन बहुत सब्सटेंशियल ना दिया हो, बट एज पर द प्राइस ये याद रखिएगा डे हाई पर आके क्लोज होता हुआ। और दूसरा स्टॉक है आईटीसी। क्लोजिंग में अगर निफ्टी को संभाल के हायर लेवल से कोई बचा कर सिक्योर करके ले गया है तो वह आईटीसी का ये इंट्राडे मूव, आज का जो मूव है ना, ये 19 जुलाई नहीं माफ कीजिएगा 20 जुलाई के बाद सबसे बड़ा इंट्राडे स्विंग है, और ये आज 23 अक्टूबर के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। और एचएएल, डिक्सन और साथ ही साथ डेल्टा, अपोलोटास, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग रहा। तो एक बहुत बेहतरीन क्लोज की तरफ ऑल टाइम हाई पर निफ्टी क्लोज होने की तैयारी करता हूँ। आइए इस शानदार क्लोजिंग को 1 दिसंबर की देखने चलते हैं बड़ी वॉल पे अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। ओके बीरू, बिल्कुल चलते हैं बिग वॉल पर, लेकिन इससे पहले मैं कुछ और एक दो चीज़ें एड्रेस करना चाह रहा था जहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बन रहे थे, उसके बाद मैं वॉल पे जाऊँगा। और कोलगेट का तो खैर हमने जिक्र किया ही, कोलगेट एकदम डे हाई पर बंद हो रहा है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड आप एक दो और मूव्स देखिए। आप टीसीएस का मूव देखिए, किस तरीके से टीसीएस ने आखिरी में एक मूव दिखाया इंट्राडे में, ये देखिए। और उसके बाद आप देखिए रिलायंस में टुवर्ड्स द एंड एक अच्छा मोमेंटम बना। तो दो जो मार्केट के सबसे बड़े स्टॉक्स हैं उनमें से 2 स्टॉक्स ने एकदम से टुवर्ड्स द एंड एक कंट्रीब्यूशन दिखाया। एक्सिस बैंक की हम लगातार बात कर ही रहे हैं कि ये इंडेक्स का सबसे स्ट्रॉन्ग बैंकिंग कंपोनेंट है, तो वहाँ पर एक मूव आया। और लार्सन एंड ट्यूब्रो तो काफ़ी लार्ज कैप से जो टुवर्ड्स द एंड अच्छा मोमेंटम दिखा कर गए। लेकिन खैर एक काम करते हैं, अब वॉल पे पूरा समझ लेते हैं इस क्लोजिंग को। 20,264 निफ्टी पर क्लोज, करीब करीब 2.5% ऊपर, अच्छी क्लोज मानी जाएगी, ये बहुत अच्छी क्लोज। बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 45,000 हिट करके आया, लेकिन थोड़ा फिर उसके बाद कंसोलिडेट हुआ 44,826 पर। निफ्टी आईटी फ्लैट रहा आज। निफ्टी मिड कैप देखिए, एक और फ्रेश रिकॉर्ड हाई, 1% की तेजी यहाँ पर निफ्टी मिड कैप में आपको दिखाई दी। निफ्टी स्मॉल कैप ये भी तेजी के साथ करीब करीब 0.5% की तेजी यहाँ पर हुई। तो शानदार मोमेंटम रहा मार्केट का। आज का स्टार ऑब्वियसली बैंक निफ्टी रहा बड़े वाले इंडिसेस में। चलिए बाकी के सेक्टोरल इंडिसेस देखते हैं। आज ऑटो इंडेक्स ने पहले रिकॉर्ड हाई लगाया, फिर कुछ सेल्स नंबर्स खराब आए, उसके बाद वो थोड़ा गिरा। एफएमसीजी इंडेक्स 1.5% ऊपर, ये आखिरी के 1 घंटे का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर था। मेटल्स इंडेक्स भी करीब करीब 1% ऊपर चला आज यहाँ पर। फार्मा इंडेक्स फ्लैट था, कोई खास मूव नहीं यहाँ पर। कैपिटल गुड्स 1.5% ऊपर, शानदार मोमेंटम यहाँ पर। ऑयल एंड गैस में 0.5% की तेज़ी। उसके बाद आप लेकर आइए
रियल्टी इंडेक्स ये भी करीब करीब 1.25% ऊपर। आज ऑब्वियसली पावर और इंफ्रा ये कुछ स्पेसिस थे जहाँ पर काफ़ी अच्छे मूव्स आए। फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स करीब करीब 0.7% ऊपर, पावर करीब 1.5% ऊपर और इंफ्रा भी करीब करीब 1% ऊपर। कैपिटल गुड्स एक बार और देख लेते हैं। कैपिटल गुड्स में भी मेरे ख्याल से आज अच्छा मोमेंटम था। हाँ, 1.5% ऊपर कैपिटल गुड्स इंडेक्स। चलिए निफ्टी का हीट मैप लेकर आइए और हीट मैप में आप एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखेंगे। ऐसा कुछ नहीं था कि मार्केट वन वे ग्रीन था, काफ़ी स्टॉक्स है जो गिरे भी थे, लेकिन बड़े स्टॉक्स ने अच्छा मूव किया। आईटीसी आज शानदार मूव टुवर्ड्स द एंड, 3% ऊपर। एनटीपीसी में अच्छा मोमेंटम, एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, लार्सन एंड ट्यूब्रो, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, एचयूएल, आईटीसी, 4-5 बड़े स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छे मूव्स दिखाए। उसके अलावा अदानी पोर्ट्स, हिंडाल्को, यहाँ पर भी तेजी थी। कहाँ पर वीकनेस थी? ऑटोज में आज प्रॉफिट टेकिंग थी। हीरो मोटोकॉर्प ये करीब करीब 1.5% नीचे, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी करीब करीब 1.5% नीचे और कुछ सेलेक्ट लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, बजाज ऑटो, एक और ऑटो स्टॉक जहाँ पर थोड़ी सी आपको आज प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी। लेकिन ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का काफ़ी अच्छा था। ओके, चलिए सीधा सौदा की एक बार टीम देख लेते हैं। आज जो आशीष और नीरज की टीम्स थी, पहले आशीष की टीम वर्लपूल में आज दिक्कत थी, उसके अलावा केसोराम में तेज़ी, भारत डायनामिक्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यहाँ पर अच्छा मोमेंटम था। और अब नीरज की टीम देख लेते हैं और नीरज की टीम में क्या रहा? पीएफसी, आरईसी अच्छे मोमेंटम यहाँ पर, ऑयल इंडिया और बीपीसीएल। बीरू, चलिए फिर शुक्रवार आ गया, सैलरी भी आ गई, वीकेंड एंजॉय करिए। और आप तो मेरे ख्याल से अगले हफ्ते हैं नहीं, तो आप अपनी छुट्टी एंजॉय करिए। जी हम, थैंक यू अनुज, थैंक यू। और दिसंबर का महीना कहाँ जा रहे हैं वीरू? वक्त बिताऊंगा जहां आप वक्त बिता के आए। अच्छा। वहीं जहां आप गए थे ना अनुज। हाँ। मुझे बहुत शोर शराबे वाली और बड़े शहर पसंद नहीं है। सुकून से कुछ दिन बिताने को मिले, शांति, शांति चाहिए बस। परफेक्ट। चलिए फिर अब वीरू रहेंगे नहीं हमारे साथ अगले हफ्ते, तो लेकिन मंडे को हम सब जुड़ेंगे। अच्छा, संडे को हमारी स्पेशल प्रोग्रामिंग है, ध्यान रखिएगा। संडे को भी हमारी प्रोग्रामिंग है एग्जिट पोल, सॉरी एक्चुअल पोल्स को लेकर। मैं बार बार एग्जिट पोल कह रहा हूँ। और मंडे को सुबह सुबह हम आपके साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। एंजॉय योर वीकेंड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।